आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 59। कृष्णन नायर एक कुर्सी पर बैठे थे। उनका बूढ़ा चेहरा गंभीर था। उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे। उसकी आंखें दर्द और चिंता से भरी हुई थीं। शाही चिकित्सक ने बताया कि उनके छोटे बेटे को पिछले महीने प्लेग हो गया था और उस समय उसकी बांह पर लाल चकत्ते पड़ गए थे। लेकिन वह बचपन से ही समझदार था और रात में थोड़ी खुजली के अलावा उसे कोई और लक्षण नहीं थे। उसके छोटे बेटे को लगा कि यह सिर्फ मच्छरों के काटने की वजह से है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इस डर से कि उसके माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे, उसने समय पर इस बारे में बात नहीं की। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यंग मास्टर वांग के 100 दिवसीय भोज में भाग लेने के बाद मनों में लौटने पर उसे अचानक तेज बुखार हो जाएगा। समय बीतता गया और आधे महीने से ज्यादा हो गया। लोक चिकित्सक और शाही चिकित्सक जो भी आए, दोनों ही असहाय थे। कुछ ने तो कृष्णन नायर को ये भी सुझाव दिया कि वे हार मान लें और बच्चे का दाह संस्कार कर दें। मैंने बाहर के लोगों से सुना है कि यंग मास्टर वांग भी संक्रमित हो गए हैं। कृष्णन नायर ने अपनी कनपटियां रगड़ी। उनके माथे के आधे बाल पहले से ही सफ़ेद हो चुके थे। मुझे डर है कि वह हमारे बेटे से संक्रमित हुआ है। अफसोस, ऐसा लगता है कि इस प्लेग की संक्रामकता वास्तव में वैसी ही है जैसा शाही चिकित्सक ने कहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संभवतः इस मामले को अब और गुप्त नहीं रखा जा सकेगा। एक बार जब महाराज चिंतित हो जाएंगे तो संभवतः वे मेरे बेटे का सीधे दाह संस्कार करने का आदेश जारी कर देंगे ताकि यह बीमारी अन्य छोटे बच्चों में न फैले। क्या किया जा सकता है? मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? मैं इतना क्रूर कैसे हो सकता हूँ? इस समय कृष्णन नायर ने आंसू के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और पीड़ा और असहायता से खुद का मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या मेरे नायर परिवार का पतन होना तय है? आखिरकार एक प्रतिभाशाली वंशज को जन्म देने के बाद क्या उसे युवावस्था में ही मरना है? हे स्वर्ग, कृपया दया करो और मेरे बेचारे बेटे को बचा लो। अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला गया और गार्ड ने आदरपूर्वक अंदर आकर बताया, मास्टर, युवा मास्टर सेन आपसे पिछले गेट पर मिलने का अनुरोध कर रहे हैं। अर्जुन सेन, वह यहाँ क्यों है? कृष्णन नायर ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उनके विचार मन में घूम रहे थे, अंततः एक वाक्य में सिमट गए। क्या उन्होंने वह कहा जिसके लिए वह आए थे? नहीं, उसने बस इतना कहा कि उसके पास कुछ जरूरी काम है और वह आपसे मिलना चाहता है। यह कृष्णन नायर सदमे में उठ खड़े हुए और अनन्य की स्थिति में आगे पीछे टहलने लगे। मौजूदा हालात में जनरल सेन के मामले में निजी मुलाकात जरूरी है। नायर परिवार और सेन परिवार के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। अगर वो इस वक्त अर्जुन सेन को वापस भेज दें तो ये बहुत बेरहमी होगी। लेकिन यदि उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया तो क्या यह महाराज को खुलेआम ये बताना नहीं होगा कि नायर परिवार जनरल सेन के विद्रोह में हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है? कृष्णन नायर की झिझक और संघर्ष की तुलना में मैडम सू की आंखें अप्रिय भावनाओं से भरी थीं। एक ऐसी महिला होने के नाते जिसने कभी परिवार के द्वार भी नहीं छोड़े थे, वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती थी, सिर्फ तात्कालिक लाभ देखती थी। अब जबकि सेन मैनर मुश्किल में था, स्वाभाविक रूप से वह अर्जुन सेन के साथ उलझना नहीं चाहती थी। पति जी, अब भी किस बात पर हिचकिचा रहे हो? बस उसे कह दो कि चले जाए। खांसी इससे पहले कि मैडम सू अपनी बात पूरी कर पाती, युवा मास्टर नायर धीरे धीरे उठे। उनका पूरा चेहरा बुखार से लाल हो गया था, सिर चकरा रहा था और पूरा शरीर घने लाल चकत्तों से ढका हुआ था। माँ, यद्यपि यंग मास्टर नायर युवा थे, फिर भी वे अपनी माँ से आगे तक देख सकते थे। नींद में उसने गार्ड और अपने पिता के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना और अनुमान लगाया कि उसके माता पिता शायद खुद को बचाने का विकल्प चुनेंगे। पिताजी, नहीं बेटा, तुम जाग गए। वो तुमने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। मेरे बेटे ने अभी क्या कहा? क्या नहीं? युवा मास्टर नायर खांसने लगे। उनके अंदरूनी अंग दर्द कर रहे थे। उन्होंने कृष्णन नायर की ओर देखा।
जो पास ही खड़े थे, और शब्दों में निर्देश दिया, पिताजी, जो गेगे को अंदर आने दीजिए, उसे भगाए मत। जैसे ही ये शब्द निकले, कृष्णन नायर और मैडम सू दोनों स्तब्ध रह गए। वे दोनों जानते थे कि उनका बेटा कितना बुद्धिमान है। उसकी कम उम्र के बावजूद नायर परिवार से जुड़े हर बड़े फैसले हमेशा सही साबित हुए थे। लेकिन इस बार मामला अलग है। सेन परिवार सचमुच एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। अब जो भी दखल देगा उसका अंत अच्छा नहीं होगा। बेटा, इस मामले की चिंता मत करो, बस लेट जाओ और आराम करो। तुम्हारे पिताजी इसे संभाल लेंगे। सेन परिवार के मामले बहुत पेचीदा हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। नहीं, युवा मास्टर नायर ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, बात इसमें शामिल होने की नहीं है पिताजी। नायर परिवार कृतघ्न नहीं हो सकता। अपनी रक्षा करने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य कर्म करता है, स्वर्ग देखता है। हर चीज का अपना कर्म होता है। जो गेगे का इस बार नायर परिवार से मिलने का उद्देश्य शायद मदद लेना नहीं है। अगर वह थोड़ा और निर्दयी होता तो वह मुख्य द्वार से शान से निकल जाता, जिससे नायर परिवार दुविधा में फंस जाता और दोनों परिवारों की दोस्ती पर विचार करने पर मजबूर हो जाता। लेकिन जो गेगे ने मुख्य द्वार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पीछे का द्वार चुना, जिसका मतलब है कि उन्होंने हमेशा नायर परिवार की स्थिति पर विचार किया है। वह नायर परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहते। संभवतः इस यात्रा पर उन्हें कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। आपको उसे अवश्य देखना चाहिए पिताजी, जाकर उसे देखिए। यंग मास्टर नायर के बोलने के बाद वे बिस्तर पर गिर पड़े और जोर जोर से सांस लेने लगे, मानो वे सांस नहीं ले पा रहे हों। ये शब्द कृष्णन नायर के हृदय में गहराई तक गूंज उठे। वह पीछे पीछे टहल रहा था, दिल टूटा हुआ था, थोड़ी शर्म और आत्म उपहास के साथ आहें भर रहा था। बेटी, तुम सही कह रही हो। तुम्हारे पिता सचमुच उम्र के साथ पिछड़ रहे हैं। आधिकारिक पद जितना ऊंचा होता है, काम करने में उतनी ही ज्यादा बाध्यता होती है। अब एक छोटे से मामले में मुझे डर है कि नायर परिवार को फंसाया जाएगा। यहाँ तक कि पुराने दोस्तों की भी उपेक्षा की जाती है। जनरल सेन ने बॉर्डर पास पर वर्षों तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, पूरी निष्ठा से। सेन परिवार के सभी पूर्वज हूनों की तलवारों के नीचे मारे गए। ऐसा व्यक्ति देश के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है? कोई तो बस उसे खत्म करना चाहता है। इस समय अगर मैं अर्जुन सेन से मिलने को भी तैयार नहीं हूं, तो ये कितना निराशाजनक होगा। अब राजधानी में हर कोई सेन परिवार से प्लेग की तरह दूर रहता है, लेकिन उनका नायर परिवार ऐसा नहीं कर सकता। नायर परिवार को अतीत में जनरल सेन का समर्थन प्राप्त था, वे ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकते हैं? यदि कृष्णन नायर को अपने बेटे के शब्दों ने जागृत न किया होता, तो कृष्णन नायर ने सचमुच अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ किया होता। अपराध बोध के बाद कृष्णन नायर तुरंत गंभीर चेहरे के साथ खड़े हो गए और गार्ड की ओर देखा। यंग मास्टर सेन अब कहाँ हैं? आपने उन्हें जल्दी से हवेली में क्यों नहीं बुलाया? 2 बार अस्वीकृत होने के बाद अर्जुन सेन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि कृष्णन नायर उनका स्वागत करेंगे। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि वांग, फोंग और सू परिवारों में से नायर परिवार, जिसका सेन परिवार के साथ अपेक्षाकृत दूर का रिश्ता था, वह सेन परिवार की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाला था। कृष्णन नायर द्वारा लिखे जा रहे स्मारक को देखते हुए अर्जुन सेन की उदासीन आंखों में भावना की एक झलक झलक उठी और उन्होंने कहा, अंकल सू, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी आप सेन परिवार के लिए अदालत में बोलने के लिए तैयार होंगे और उनकी निर्दोषता की घोषणा करेंगे। हाय! कृष्णन नायर ने शर्म से अपना सिर हिलाया और कहा, भतीजे चेंग, मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। शुरू में मेरा ऐसा करने का मन नहीं था, लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा सही था। इंसान प्रस्ताव रखता है, आसमान उसे खारिज कर देता है। अगर मैं अपने दोस्त के खतरे में होने पर समझदारी से अपनी रक्षा करूं, तो भविष्य में मैं भी अकेला और असहाय हो जाऊंगा। हालांकि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है जिसे मैं, तुम्हारे चाचा, नियंत्रित कर सकें। जनरल सेन के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूं कि उन ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित पुराने अधिकारियों को पत्र लिखूं और उनसे विनती करूं कि वे सेन परिवार को न्याय दिलाने के लिए महामुहिम को मनाने में मेरा साथ दें। मेरी ताकत अकेले नगण्य है। वास्तव में इतना कुछ कर पाना पहले से ही बहुत अच्छा था।
आखिरकार कृष्णन नायर जिनलुवान हॉल के सामने घुटने टेक कर और यह चिल्लाकर कि जनरल सेन निर्दोष हैं, अपने पूरे परिवार के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इसे उनकी 9 पीढ़ियों के खत्म हो जाने का खतरा था। अर्जुन सेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सभी तैयार स्मारकों को फाड़ दिया। कृष्णन नायर की हैरान और आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उन्होंने कहा, मैं अंकल सू के दयालु इरादों की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए यहाँ नहीं आया हूँ, नहीं मुझे अंकल से यह जोखिम उठाने की जरूरत है। तो फिर आप? कृष्णन नायर और भी उलझन में पड़ गए। मैं अंकल को कुछ देने आया था। ये कहते हुए अर्जुन सेन ने मेहता परिवार के लिए तैयार की गई सभी दवाइयाँ कृष्णन नायर को सौंप दीं। रास्ते में अनन्या चटर्जी ने उन्हें यंग मास्टर नायर की गंभीर बीमारी के बारे में बताया था। हालांकि नायर परिवार ने इस बात को गुप्त रखा था, फिर भी अनन्या चटर्जी को कुछ अनाधिकारिक माध्यमों से अंदरूनी बात पता चल गई थी। चूंकि ऐसा था, इसलिए ये दवाइयाँ नायर परिवार को दी जाएंगी। भतीजे चेंग, यह क्या है? इसका क्या मतलब है? कृष्णन नायर अपने सामने अजीब तरह से पैक की गई चीज़ों को घूरते रहे और उनकी उलझन बढ़ती गई। अर्जुन सेन हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए और नायर परिवार से विदा लेने से पहले केवल एक वाक्य कहा, मेरे पिता, जो दूर बॉर्डर पास पर हैं, नायर परिवार और उनके बीच की दोस्ती को याद करते हैं, और उन्होंने मुझे विशेष रूप से आकर चाचा की मदद करने के लिए कहा था। ये दवाएं प्लेग को ठीक कर सकती हैं और यंग मास्टर नायर की जान बचा सकती हैं। चाचा, मुझे बाहर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलविदा। अर्जुन सेन चले गए। वह ऐसे ही चला गया। वह निर्णायक रूप से और स्वतंत्र रूप से चले गए। जैसा कि उनके सबसे छोटे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, वे सचमुच यहाँ नायर परिवार से जनरल सेन के लिए बोलने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की भीख मांगने या शरण मांगने नहीं आए थे, बल्कि जीवन रक्षक दवा देने आए थे। धमाका। कृष्णन नायर खसरे के इलाज वाली दवा को कसकर पकड़े हुए, स्तब्ध और भ्रमित होकर लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। उसने अपना सिर नीचे किया और बार बार इन चौकोर छोटे बक्सों को देखा। ये सिंघानिया कंट्री का लेखन नहीं था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह कुछ मुख्य शब्दों को भी मुश्किल से समझ पाया। विशेष खसरे की दवा, बुखार कम करने वाली दवा। इसलिए अर्जुन सेन, हे। एक पल में कृष्णन नायर की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया, छत की बीम की ओर देखा और खुद को थप्पड़ मारा, आत्महीनता और तिरस्कार के साथ। केवल वे लोग जिनके दिल काले होते हैं, वे ही दूसरों के दिलों को काला समझते हैं। मैं क्या करने वाला था? मैंने अपने बेटे के लिए जीवन रक्षक दवा लगभग अस्वीकार कर दी थी। नायर परिवार सेन परिवार की इस दयालुता को याद रखेगा। याद रखें। कोई, तुरंत जाकर शाही चिकित्सक को बुलाओ। अभी जाओ, मेरा बेटा बच गया। जबकि वांग निवास और फैंग निवास अर्जुन सेन के प्रवेश को अस्वीकार करने और सेन परिवार के साथ संबंध तोड़ने पर खुश थे, नायर परिवार, जो पुरानी दोस्ती को याद करता था और जनरल सेन की मदद करने के लिए तैयार था, को पहले ही प्लेग के लिए जीवन रक्षक दवा मिल चुकी थी। नहीं, सिर्फ जीवन रक्षक दवा ही नहीं, शायद भविष्य में प्रसिद्धि पाने का अवसर भी था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिन और बीत गए। आज सीमा से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आए और पूरी राजधानी में हलचल मच गई, एक बड़ी उथल पुथल की कगार पर। इस समय राजकुमारी रॉयल के निवास के अंदर, उस समय निवास पर लौटने के बाद से सबसे बड़ी राजकुमारी, कभी कभी ये पूछने के अलावा कि अर्जुन सेन और अनन्या चटर्जी कहाँ गए थे और उन्होंने क्या किया था, अक्सर ध्यान भटका देती थी और विचारों में खोई रहती थी, ये सोचती हुई कि पता नहीं क्या है। बड़ी बहन, सबसे बड़ी राजकुमारी चौंक गई। अचानक उसकी सारी यादें भूल गईं। उसकी सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने भय से अपनी छाती थपथपाई, फिर अपने पास बैठे युवराज को चंचल दृष्टि से देखा। बड़ी बहन, पिछले 2 दिनों से आपको क्या हो रहा है? आप इतनी विचलित क्यों हैं? युवराज ने बड़ी राजकुमारी के हाव भाव को ध्यान से देखा और आत्मीयता से पूछा, हाल ही में कोई प्रगति हुई है? अर्जुन सेन मिस चटर्जी से अपनी सगाई कब तोड़ेंगे? सगाई तोड़ दो। क्या सगाई तोड़नी है? वह शापित अर्जुन सेन किसी अज्ञात कारण से पूरी तरह से अविचलित रहा, चाहे उसने उसे कितना भी लुभाने और फंसाने की कोशिश की हो। विशेषकर
जब उसने अर्जुन सेन द्वारा अनन्या चटर्जी के लिए किए गए कार्यों के बारे में सुना तो उनमें से प्रत्येक ने सबसे बड़ी राजकुमारी के दिल को झकझोर दिया, जिससे यह विश्वास करना कठिन हो गया कि इस दुनिया में एक पुरुष एक महिला के लिए इतनी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी सबसे बड़ी राजकुमारी कल्पनाएं और कल्पनाएं करती रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे अर्जुन सेन से प्यार हो गया था, न ही उसके मन में कोई अच्छी भावनाएं थीं, बल्कि उसकी समझ में यह असंभव था कि एक पुरुष किसी स्त्री पर इस हद तक मोहित हो जाए कि वह उसके प्रति तड़पने लगे। एक विशाल आदमी व्यक्तिगत रूप से उसके लिए खाना कैसे बना सकता है? उसे इस बात की क्या परवाह हो सकती है कि उसे मासिक धर्म के दौरान दर्द हो रहा है? वह उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा पुस्तकों से परामर्श कैसे कर सकता था? वह अपनी गरिमा और आचरण को कैसे गिरा सकता है कि उसके लिए खुद गर्म पानी की बोतल सिल दे जबकि उसके हाथ ठंडे थे? कैसे? ये सब कैसे हो सकता है? मैंने कभी किसी पुरुष को किसी महिला के लिए इतना कुछ करते नहीं सुना। अर्जुन सेन उसके साथ इतना अच्छा क्यों है? वह ऐसा क्यों कर सकता है? सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपना सिर हिलाते हुए और विचलित होकर फुसफुसाते हुए कहा। सिंघानिया देश प्रेमी जोड़ों से रहित नहीं था, लेकिन यहाँ अधिकांश पुरुष और महिलाएं पहले से तय विवाह में बंधे हुए थे, और यदि विवाह से पहले भी भावनाएं विकसित हुई थीं, तो उन्हें केवल मधुर और स्नेहपूर्ण ही कहा जा सकता था। फिर भी गहरे मन में पत्नी अभी भी अपने पति को ही अपना स्वर्ग मानती थी। दोनों की स्थिति असमान थी और उनके लिए बराबर होना असंभव था। लेकिन कई दिनों तक निरीक्षण करने के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी को पता चला कि अर्जुन सेन को दिल से ऐसे दिखावे की कोई परवाह नहीं थी। वह अनन्या चटर्जी का सच्चा सम्मान करता था और उसे प्यार करता था, जो वो सब करने में सक्षम थी जो दुनिया का कोई और आदमी नहीं कर सकता था। ये रिया वर्मा के प्रति उनकी चापलूसी नहीं थी, ये सम्मान, समान व्यवहार, स्नेह और स्नेह था। बड़ी बहन, दर्द और हद के बारे में क्या? आप किस बारे में बात कर रही हैं? जब युवराज ने देखा कि सबसे बड़ी राजकुमारी फिर से विचलित हो रही है, तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपना सिर घुमाया। वह कई सेकंड तक जटिल और अजीब निगाहों से युवराज की ओर देखती रही, फिर अचानक एक हैरान कर देने वाला सवाल पूछा। शाही भाई, बड़ी बहन आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हैं। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? बड़ी राजकुमारी, कृपया बोलें। अगर मेरा मतलब है कि अगर आपकी मंगेतर को मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द हो रहा हो, तो क्या आप व्यक्तिगत रूप से उसके शरीर को नियंत्रित करने के लिए दवा तैयार करेंगे? जैसे ही ये शब्द निकले, युवराज के चेहरे पर तुरंत थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, मानो उन्होंने कोई हास्यास्पद मजाक सुन लिया हो, और उनके चेहरे की कोमल मुस्कान गायब हो गई। सबसे बड़ी राजकुमारी, आप ये बेवजह क्या बकवास कर रही हैं? बस, दुनिया में कौन नहीं जानता कि एक महिला का मासिक धर्म गंदा और अपवित्र होता है और प्रसव कक्ष दुर्भाग्य लाता है। एक पति को इस दौरान दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही होती है, तब भी पति केवल प्रसव कक्ष के बाहर ही प्रतीक्षा कर सकता है और उसके पास नहीं जा सकता। मैं, युवराज होने के नाते, ऐसी गंदी चीज़ों को कैसे छू सकता हूँ? क्या मैं दुर्भाग्य से संक्रमित नहीं हो जाऊंगा? सचमुच। सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखों की कुछ रोशनी अचानक बुझ गई। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन खुद को दोबारा पूछने से नहीं रोक सकी। तो अगर आपकी मंगेतर के हाथ ठंडे हों, तो क्या आप खुद उसके लिए गर्म पानी की बोतल सिल देंगे? व्यक्तिगत रूप से युवराज के सौम्य और सहनशील शिष्यों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। ऐसी मरम्मत और सिलाई तो सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। ऐसा कौन सा पुरुष करता है जिसके परिवार में ऐसा होता है? अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या लोग हंसेंगे नहीं? बड़ी राजकुमारी, इन दिनों आपको क्या हो गया है? आप ऐसी अजीब और अनुचित बातें क्यों कहती रहती हैं? ये सही है, इस काल्पनिक राजवंश में कई नियम और प्रतिबंध थे। इस तरह का सुई धागा काम करने वाले पुरुषों का उपहास किया जाता था और उन्हें नीची नज़र से देखा जाता था। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो अपनी मंगेतर के लिए ऐसा कर सकता है? कोई ऐसा जो इन शिष्टाचार और चेहरे की परवाह नहीं करता और अपनी मंगेतर को इस हद तक प्यार करता है और प्यार करता है? असंभव, युवराज ने तुरंत उत्तर दिया।
ये सही है। असंभव, बड़ी राजकुमारी समझ गई। शायद इस दुनिया में सिर्फ अर्जुन सेन ही था जिसने इन सांसारिक नियमों की परवाह नहीं की, बाहरी लोगों की राय की परवाह नहीं की और पूरे दिल से अनन्या चटर्जी को ये सारी अच्छाइयाँ दीं। लेकिन स्पष्ट है कि अर्जुन सेन पहले भी रिया वर्मा के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि उस समय सबसे बड़ी राजकुमारी ने केवल यही सोचा कि अर्जुन सेन मूर्ख और हास्यास्पद था जो खुद पर अपमान ला रहा था। अब उसने वास्तव में महसूस किया कि अर्जुन सेन अफवाहों से निडर था, नियमों से नहीं डरता था। उसके पास एक अवर्णनीय करिश्मा और आकर्षण था जिससे वह अक्सर कल्पना करती थी कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर कितना अच्छा होगा यदि उसका भावी पति उसे इतना प्यार दे सके। उनकी मां, पूर्व महारानी, प्रसव कक्ष में प्रसवोत्तर रक्तस्राव से मर गईं। अपनी मृत्यु से पहले उनकी मां रोती रहीं, एक बार महामहिम को देखना चाहती थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश महामहिम प्रसव कक्ष के द्वार से बाहर भी नहीं निकल पाए। अपनी मृत्यु तक उसकी मां को इस बात का अफसोस रहा, अगर वह अर्जुन सेन होता। बड़ी राजकुमारी, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि अर्जुन सेन मिस चटर्जी से सगाई कब तोड़ेगा। महाराज पहले से ही अधीर हैं और सेन मैनर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अगर वे जल्द ही संबंध नहीं तोड़ते तो मुझे सचमुच चिंता है कि मिस चटर्जी को फंसा दिया जाएगा। क्राउन प्रिंस की संयमित और सहनशील जांच अभी अभी समाप्त हुई थी। दरवाजे पर अचानक हिजड़े की सम्मानजनक आवाज गूंजी, महामहिम युवराज, बॉर्डर पास से एक संदेश आया है। जनरल सेन ने 1,70,000 सैनिकों के साथ मुख्य सेना छोड़ दी है, स्वयं को राजा घोषित कर दिया है तथा विद्रोह कर रहे हैं। क्या धमाका! युवराज अचानक उठ खड़े हुए, उनकी आंखें तीव्र भय से भरी हुई थीं। वह तुरंत शाही महल में जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर उठाया उसे कुछ याद आया और उसने अपना सिर घुमाकर सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर देखा जो चुप थी। उनकी आंखें मिलीं। युवराज ने सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर देखा जो बहुत करीब थी और एक क्षण के लिए वह उसकी आंखों में भावना को समझ नहीं सका। शाही छोटा भाई, सबसे बड़ी राजकुमारी ने सुनहरे कनारी फूलों से कशीदाकारी किए हुए अपने आलीशान वस्त्र को ठीक किया, खड़ी हो गई और उसका स्वर अब भी पहले जैसा ही था, फिर भी कुछ अलग था। सबसे बड़ी राजकुमारी अर्जुन सेन और अनन्या चटर्जी की सगाई के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ है। युवराज, इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी राजकुमारी ने युवराज की ओर एक अस्पष्ट भाव से देखा, क्योंकि मैं उस दिन को हमेशा याद रखूंगी। उस दिन जब मां को प्रसव के दौरान रक्तस्राव हुआ तो वह हम दोनों को छोड़ नहीं सकी। वह हृदय विदारक ढंग से रोई, विनती की, आशा व्यक्त की कि वह अंतिम बार महामहिम को देख पाएगी। अपनी अंतिम इच्छाएं महामहिम को बताना चाहती थी कि महामहिम हमारी रक्षा करें ताकि हम शाही हरम में सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें। लेकिन महामहिम ने कभी प्रसव कक्ष में कदम नहीं रखा। उस समय सबसे बड़ी राजकुमारी हॉल के अंदर छिपी हुई थी और मां को धीरे धीरे और शक्तिहीन होकर पछतावे के साथ मरते हुए देख रही थी। उस पल मैंने सोचा, कितना अच्छा होता अगर इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी होता जिसे ऐसी बातों की परवाह न होती। अगर केवल एक ही हो तो भी अच्छा होगा। इस तरह ये साबित हो जाएगा कि मां ने किसी को गलत समझा था और यह नहीं कि यहाँ सभी महिलाओं का भाग्य इतना दुर्भाग्यशाली है। ये सुनकर भी युवराज को समझ नहीं आया कि सबसे बड़ी राजकुमारी क्या कह रही थी। ये सब क्या है? अचानक मां को प्रसव पीड़ा और मृत्यु कैसे हुई? अब शायद मैंने उसे पा लिया है। ये सुनते ही सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखों में राहत की लहर दौड़ गई। उसने आत्महीनता भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, आप महामहिम से मिलिए। आप अर्जुन सेन से नहीं जीत सकते, आप इस जीवन में उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। युवराज की भौहें तन गईं, उनकी निगाहें अचानक गहरी और धुंधली हो गईं। उसने बड़ी राजकुमारी की तरफ गौर से देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जाहिर है यह एक मुस्कान थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उस मुस्कान में एक अवर्णनीय उपहास नजर आया। यह उपहास स्वयं पर नहीं किया गया था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्देश्य कुछ नियमों और अन्यायों को निशाना बनाना था। वह सचमुच पागल हो गया है। क्या पिछले कुछ दिनों से वह भूत प्रेत से ग्रस्त है? अन्यथा अर्जुन सेन से मिलने के बाद वह क्यों बेवजह उन्हें घूरते रहते और फिर कभी कभी हंस पड़ते?
उसने दासी को ये भी कहते सुना कि लगता है बड़ी राजकुमारी ने कल रात कोई अच्छा सपना देखा है। अचानक खुशी से खिलखिला उठी और आखिरकार उसने अर्जुन सेन का नाम भी लिया, ये कहते हुए कि वह उसके लिए कितना अच्छा है। चलो चलें। युवराज ने अपने दिल की बेचैनी और अजनबीपन को दबाते हुए सिर हिलाया और जल्दी से उस खोजी के पीछे महल में चला गया। इस पल जिन लुवान हॉल के अंदर सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया उच्च सिंहासन पर बैठे घुटनों के बल बैठे मंत्रियों की ओर देखते हुए अधिकारपूर्वक बोले, सीमा दर्रे से एक गुप्त संदेश आया है कि विक्रमसेन 1,70,000 सैनिकों के साथ अन्न भंडार पर कब्जा करने, अपनी शक्ति स्थापित करने और विद्रोह का प्रयास करने जा रहा है। मेरे प्रिय मंत्रीगण, आपकी क्या राय है? मंत्री घुटनों के बल बैठ गए और ऊंची आवाज में बोले, महाराज, विक्रमसेन के इरादे दंडनीय हैं। जब वह राजधानी में थे तब से ही अशांति के संकेत मिल रहे थे, इसलिए गुप्त संदेश सच ही होना चाहिए। हाँ महाराज, आपका विनम्र सेवक पूरे सेन परिवार को तुरंत हिरासत में लेने और जेल में डालने का प्रस्ताव करता है, ताकि जनरल सेन को राजधानी लौटने और अपने अपराधों का सामना करने के लिए मजबूर किया जा सके। जनरल सेन बेहद वफादार हैं। इस मामले में जरूर कोई और छिपी हुई परिस्थितियां होंगी। आपका विनम्र सेवक सुझाव देता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कारणों की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। मुझे उम्मीद है कि महाराज पुनर्विचार करेंगे, अपनी प्रजा की वफादारी से समझौता न करें। शाही दरबार में हंगामा मच गया। लगभग 80 से 90% मंत्रियों ने अर्जुन सेन और सेन परिवार को गिरफ्तार करने और जेल में डालने के लिए नारे लगाए, ताकि जनरल सेन को धमकी दी जा सके, जो दूर बॉर्डर पास पर थे। शेष 10%। हाँ, सम्राट यान की खतरनाक आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पूरे हॉल में घूमते हुए विक्रमसेन के लिए विनती करने वाले सभी मंत्रियों को नोट करते हुए उनकी आंखों में एक गहरी चमक चमक रही थी। तथापि जैसे जैसे महान हॉल का माहौल अधिकाधिक गंभीर होता गया, महामहिम युवराज आ गए। एक ही समय पर सीमा से दूसरा जरूरी गुप्त संदेश भी आ गया। प्रतिवेदन। डिप्टी जनरल झांग के तत्काल गुप्त पत्र में कहा गया है कि विक्रमसेन ने 170,000 की सेना का नेतृत्व करते हुए अन्न भंडार से सभी अनाज और आपूर्ति जब्त कर ली, राजधानी लौटने से इनकार कर दिया और जियांगलिंग शहर पर कब्जा कर लिया, जिससे सीमा क्षेत्र में व्यापक आतंक फैल गया। इसके बाद डिप्टी जनरल झांग ने 5,000 विशिष्ट सैनिकों के साथ जियांगलिंग शहर पर रात्रिकालीन आक्रमण किया। कमांडेंट राजीव सक्सेना के साथ अंदर से समन्वय करते हुए उनके अन्न भंडारों को जला दिया और उनके युद्ध घोड़ों को मार डाला। इस महान विजय के बाद कमांडेंट राजीव सक्सेना ने 40,000 सैनिकों के साथ शाही दरबार के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अनाज भंडार जल जाने के कारण अब 1,30,000 से भी कम सैनिक विक्रमसेन का साथ देने को तैयार हैं। उप जनरल झांग महामहिम से अनुरोध करते हैं कि वे शहर पर आक्रमण करने और विक्रमसेन को पकड़ने के लिए तत्काल आदेश जारी करें। जब ये गुप्त पत्र आया तो पूरा जिनलुवान हॉल शांत हो गया। यहाँ तक कि युवराज, जो अभी अभी अंदर आए थे, ने भी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उनके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना के कुछ भाव उभर आए। शुरू में तो उन्होंने सोचा था कि विक्रमसेन से कुछ खतरा है, लेकिन अब लग रहा था कि वह कुछ खास नहीं था। न केवल डिप्टी जनरल झांग, जिन्हें उन्होंने स्वयं पदोन्नत किया था, ने सेना में उनकी प्रतिष्ठा छीन ली, बल्कि उनके विश्वासपात्र राजीव सक्सेना ने भी उन्हें धोखा दिया। उनका अनाज जला दिया गया और उनके लगभग आधे युद्ध घोड़े घायल हो गए। क्या वे इस सर्दी में जीवित बच पाएंगे, यह एक प्रश्न था। तो फिर उन्हें शाही दरबार के खिलाफ फिर से लड़ने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलेगा? हे, यह एहसास बहुत कष्टदायक होगा, है ना? एक पल में युवराज के दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। सेन परिवार जितना दुखी था, उतना ही वह अर्जुन सेन द्वारा अनन्या को चुराने के दर्द और लाचारी की भरपाई कर सकता था। क्या ये सच है? सम्राट यान के कठोर और गंभीर चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। उनकी आवाज धीमी थी, जिसमें अविश्वास और भावना का भाव था। विक्रमसेन ने सचमुच राजधानी लौटने से इनकार कर दिया। क्या वह सचमुच इतने पश्चातापहीन हैं? गुप्तचर एजेंट ने घुटने टेककर रिपोर्ट दी। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए उप जनरल झांग के विश्वासपात्र ने पुष्टि की है कि विक्रमसेन ने वास्तव में स्वयं को राजा घोषित कर दिया है। हाय,
सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने गहरी सांस ली और इकट्ठे मंत्रियों की ओर देखते हुए सिर हिलाया। इस पल भी मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। सेन परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। वे कैसे? शाही सलाहकार वांग, विक्रम सेन के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। बताइए, विक्रम सेन आमतौर पर किस तरह के इंसान हैं? क्या वह सचमुच देश के साथ गद्दारी करके बगावत करेंगे? लॉर्ड मेहता, जिन्हें नाम से पुकारा गया, चौंक गए। वह शीघ्रता से आगे बढ़ा और दंडवत प्रणाम किया। विक्रम सेन, अरे विक्रम सेन, मुझे दोष मत दो। अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए खुद को दोष दो। मैं जो कहने जा रहा हूं वह मेरे अपने करियर के लिए भी है। लॉर्ड मेहता ने दांत पीसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह विनम्र अधिकारी विक्रम सेन से बहुत परिचित नहीं है, लेकिन यह विनम्र अधिकारी सोचता है। विक्रम सेन पहले ही जियांगलिंग शहर पर कब्जा करने के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का नेतृत्व कर चुके हैं। मुझे डर है कि राजधानी में हाल ही में फैली अफवाहें निराधार नहीं हैं। ओह, आपके शब्दों का मतलब है कि आप मानते हैं कि विक्रम सेन विद्रोह करने के लिए हुनों से सांठगांठ करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने बिना अपना भाव बदले भौहें उठाईं। तब उन्होंने लॉर्ड पटेल की ओर देखा, जिनके सेन परिवार के साथ भी अच्छे संबंध थे। लॉर्ड पटेल डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए और उन्होंने भी लॉर्ड मेहता जैसा ही उत्तर दिया। उपस्थित सभी मंत्रियों के अपने अपने विचार थे। उनकी आंखें चतुराई से चमक रही थीं। कृष्णन नायर सिर झुकाए और हाथ कसकर जोड़े, गुस्से से भर गए। उन्होंने सिर घुमाया, दोनों को निराशा से देखा और जनरल सेन की ओर से कुछ कहने ही वाले थे। अचानक दरवाजे के बाहर ग्रैंड ट्यूटर सेन के तेज कदमों की आहट और अन्याय के विरुद्ध हृदय विदारक चीखें गूंज रही थीं। महाराज, इस बूढ़े अधिकारी का मानना है कि विक्रम सेन का पूरा परिवार वफादार है और कतई विद्रोह नहीं करेगा। सेन परिवार के सभी पूर्वज पीढ़ियों से सीमा पर ही मर गए। विक्रम सेन एक धर्मनिष्ठ और महान धार्मिक व्यक्ति हैं। वे सत्ता के लिए ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? महाराज, इस मामले में जरूर कोई न कोई सच्चाई छिपी होगी। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पूरी जांच करें और सेन परिवार को न्याय और निष्पक्षता प्रदान करें। सीमा पर खून खराबा करने वाले बहादुर जवानों को निराश और हताश न होने दें। धमाका। ग्रैंड ट्यूटर सेन, जो समाचार सुनते ही हॉल में पहुंचे थे, हॉल के बीच में घुटने टेक कर बैठ गए। उसकी आंखें दृढ़ थीं, उसकी निगाहें अटल थीं। वह सीधे सम्राट यान की ओर देख रहा था। पास खड़े युवराज का माथा ठनका। उसने अविश्वास से अपने गुरु की ओर देखा। क्या उसके गुरु पागल हो गए थे? क्या वह सचमुच विक्रम सेन की बेगुनाही की दुहाई देने के लिए इस नाजुक घड़ी में हॉल में दौड़े चले आए थे? क्या उन्होंने उसे एक गुप्त पत्र नहीं भेजा था, जिसमें उसे सेन परिवार से दूरी बनाने के लिए कहा गया था? ये बहुत बुरा था कि सगाई नहीं टूटी थी। विक्रम सेन के पक्ष में बोलने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? युवराज मन ही मन स्तब्ध और व्यथित हो गए। सम्राट यान का चेहरा काला पड़ता देख वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और बोले, महाराज, महाशिक्षक चटर्जी का यह मतलब नहीं है। उनका मतलब है, पहले चटर्जी परिवार सेन परिवार को वफादार मानता था। यही वजह है कि वे सेन परिवार के साथ सगाई के लिए सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सेन परिवार ऐसा कुकृत्य करेगा। वह शाही पिता से चटर्जी परिवार को न्याय दिलाने और यंग मास्टर सेन और मिस चटर्जी की सगाई तुरंत रद्द करने का अनुरोध करता है, ताकि चेन को इसमें शामिल न किया जाए। युवराज के विकृत स्पष्टीकरण से सम्राट यान के चेहरे पर स्पष्ट रूप से सुधार आया। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने अपना हाथ उठाया, युवराज के अगले शब्दों को बीच में ही रोक दिया और तीखी ठंडी आंखों से ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी को देखते हुए प्रश्न किया, क्या ऐसा है? अभी मेरी सुनने की क्षमता थोड़ी कमजोर थी और दूर से मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि शाही सलाहकार चेंग ने अभी क्या कहा। क्या शाही सलाहकार चेंग क्राउन प्रिंस की कही बात पर विश्वास करते हैं? इस पल एक हाँ नहीं, इससे 2 बिल्कुल अलग अलग भाग्य सामने आएंगे। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी ने धीरे से अपना सिर उठाया और कई मीटर दूर खड़े ऊंचे और शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को देखा। उन्होंने युवराज की ओर देखा, जो उन्हें बेतहाशा आंख मार रहे थे, और अचानक उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका दिल और आंखें सिर्फ अर्जुन सेन से भरी थीं।
वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि सेन परिवार के लिए संकट निकट है, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन सेन से सगाई करने के लिए दृढ़ थी। उनकी केवल एक ही बेटी थी, जो एक दशक से अधिक समय से उनकी हथेली पर एक प्रिय मोती की तरह थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी बेटी की दृढ़ता और जिद देखी थी। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन सेन ही वो विश्वास था जिसने उसकी जिंदगी को थामा था, वो इंसान जिसके करीब होने का उसने सपना देखा था। अगर वह हार गया तो हार गया। उनकी केवल एक ही बेटी थी और वह चुपचाप खड़े होकर सेन परिवार को फांसी पर चढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। महामहिम को रिपोर्ट करना। महाशिक्षक सेन के होंठों पर आत्महीनता और उपहास भरी मुस्कान उभर आई। उनकी आंखें सम्राट यान द्वारा रची गई सभी साजिशों और विश्वासघात को समझ रही थीं। नहीं, इस बूढ़े अधिकारी का मतलब बिल्कुल यही था। मेरा मानना है कि जनरल सेन एक मंत्री के रूप में वफादार और लोगों के प्रति नेक इंसान हैं। वह उस तरह के तुच्छ व्यक्ति नहीं हैं जो हुनों के साथ सांठगांठ करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप स्पष्ट रूप से देखें, दुष्टों के बहकावे में न आएं। इस मामले की गहन जांच करें और जनरल सेन को निर्दोष साबित करें। सेन परिवार के उन बहादुर लोगों की निर्दोषता बहाल करें जो वर्षों से सीमा पर दुखद रूप से मारे गए हैं। युवराज ने अचानक ऊपर देखा। उनकी आंखों में भावनाएं उमड़ने लगीं। अंततः वे सदमे में बदल गईं जब उन्होंने ग्रैंड ट्यूटर सेन की ओर देखा। अध्यापक, आप पागल हो, सचमुच पागल। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री अविश्वास, असमंजस और भय से ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी की ओर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी इस महत्वपूर्ण क्षण में सेन परिवार के पक्ष में बोलेंगे। हे, ऊंची कुर्सी से एक धीमी, ठंडी हंसी आई। सम्राट यान के चेहरे पर सामान्य भाव थे, लेकिन उनके हर शब्द में बेहद ठंडापन था। क्या ऐसा है? चूंकि महाशिक्षक चटर्जी ने इतना ही कहा है तो शाही पिता, युवराज घबरा कर चिल्लाया। युवराज घुटनों के बल बैठ गए और ग्रैंड ट्यूटर सेन की ओर देखने लगे, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मौन थे, तथा अपनी मृत्यु का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। वह क्रोधित भी था और शक्तिहीन भी, लेकिन वह चटर्जी परिवार को नहीं छोड़ सकते थे। यदि चटर्जी परिवार गिर गया तो उनकी प्रिय अनन्या चटर्जी सचमुच। क्राउन प्रिंस ने महामहिम यान के शब्दों को फिर से बाधित किया, इस डर से कि महामहिम यान कुछ भयानक परिणाम बताएंगे। चूंकि ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी सेन परिवार में इतनी दृढ़ता से विश्वास करते हैं, इसलिए आपका बेटा सुझाव देता है कि ग्रैंड ट्यूटर को इस मामले में सहायता के लिए अस्थायी रूप से न्यायिक समीक्षा न्यायालय में आमंत्रित किया जाए। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी जनरल सेन का नाम साफ करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे सबूत खोजने में निश्चित रूप से पूरा सहयोग करेंगे। क्या यह एक छिपी हुई कैद थी? एक बार न्यायिक समीक्षा न्यायालय जैसी जगह में जाने के बाद फिर बाहर निकलना आसान नहीं होगा। या तो जनरल सेन निर्दोष साबित होंगे, या यह महामहिम यान के मूड और इरादों पर निर्भर करेगा कि क्या वे नरमी बरतेंगे और चटर्जी परिवार को कोई रास्ता देंगे। खैर, जो भी हो, यह मौजूदा नतीजे से बेहतर ही था। महामहिम यान ने अपनी अथाह काली आंखों को थोड़ा संकुचित किया, युवराज की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से वह इस मामले को हल्के में नहीं जाने देना चाहता था, न ही वह ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी ऑफ को इतनी आसानी से जाने देना चाहता था। वह जो परिणाम घोषित करने वाला था, वह इस सुझाव से कहीं अधिक गंभीर था। पिता सम्राट, अंततः, हालांकि चटर्जी परिवार सेन मैनर से विवाह के द्वारा संबंधित है, वे जनरल सेन या सेन मैनर को नहीं समझते हैं। राजधानी में हर कोई जानता है कि अर्जुन सेन और चटर्जी परिवार के बीच सगाई इसी महीने हुई है। सेन परिवार ने पिछले कई वर्षों में चटर्जी परिवार से खुद को बार बार दूर रखा है, और आपके बेटे का मानना है कि ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी को अभी भी सेन परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी है। उन्हें सेन परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही उन्हें पता है कि विक्रम सेन किस तरह के व्यक्ति हैं। उनके शब्दों में कोई प्रेरक शक्ति नहीं है और उन्हें तथ्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। बातचीत पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी। महामहिम यान की अभिव्यक्ति नर्म पड़ने लगी। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा कि युवराज के शब्द सही निशाने पर थे, तथा प्रत्येक वाक्य में ग्रैंड ट्यूटर सेन की निश्चितताओं का पूरी तरह से खंडन हो रहा था। महामहिम यान ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची, इसमें कुछ सच्चाई है।
ग्रैंड ट्यूटर सेन का सेन परिवार के साथ रिश्ता आखिरकार उथला है, इसलिए उनके शब्दों में कोई प्रेरक शक्ति नहीं है और वह नहीं जानते कि विक्रम सेन किस तरह के व्यक्ति हैं। तो फिर मुझे बताए, राजधानी में किसके शब्द प्रभावशाली हैं? बेशक, जो भी अर्जुन सेन के सबसे करीब होगा वह सबसे अधिक प्रेरक होगा। आखिरकार, यदि निकटतम व्यक्ति भी सेन परिवार पर विद्रोह का आरोप लगाता है तो क्या ये तब भी झूठ हो सकता है? आम लोग चाहे जितना भी अविश्वास करें, बिना सबूत के वे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। युवराज ने राहत की सांस ली और दृढ़ विश्वास के साथ कहा, पिता सम्राट को रिपोर्ट करते हुए, राज्य समारोह न्यायालय के मंत्री की पुत्री रिया वर्मा का अर्जुन सेन के साथ एक असाधारण रिश्ता है और वह सेन मनों में कई बार आ जा चुकी है तथा सेन मनों को अच्छी तरह जानती है। यदि वह कहती हैं कि जनरल सेन का विद्रोह का कोई इरादा नहीं है तो उनके शब्द सबसे अधिक प्रेरक होंगे। महामहिमयान की आंखें सिकुड़ गईं और वह मुस्कुराए, मान लिया। राज्य समारोह के मंत्री की बेटी रिया वर्मा को तुरंत महल में बुलाओ। महाराज ने आदेश दिया है, वर्मा परिवार की रिया वर्मा को पूछताछ के लिए तुरंत महल में बुलाया जाए। जब यह शाही फरमान रिया वर्मा तक पहुंचा, इधर अर्जुन सेन को 2 जरूरी गुप्त पत्र भी मिले। इनमें से एक जनरल सेन का था। पिता के विश्वासपात्र राजीव सक्सेना और कुछ जनरलों ने, जो बाह्य रूप से उनके अनुयायी थे, वास्तव में बहुत पहले ही महामहिमयान के प्रति निष्ठा की शपथ ले ली थी तथा सभी शीतकालीन अनाज को जलाने के लिए सांठगांठ कर ली थी। अब पूरे सैन्य शिविर में सेना के लिए केवल 7 दिनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन था। 7 दिनों के बाद उनका भोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 7 दिन। राजधानी तक सबसे तेज गति से परत दर परत प्रेषित एक कबूतर संदेश में लगभग 5 दिन लगेंगे। अर्जुन सेन ने अपने होठों को भींच लिया, उनकी आंखें गंभीरता से भर गईं। इसका मतलब है कि यह पत्र 5 दिन पहले भेजा गया था। अब केवल 2 दिन का राशन बचा है। और दूसरा पत्र, यह शाही महल से आया था। इस समय महामहिमयान ने पहले ही दरबार के अधिकारियों को इकट्ठा कर लिया था और विद्रोह के लिए अपने पिता की जियोनगानु के साथ मिलीभगत पर चर्चा शुरू कर दी थी और एक उचित बहाना खोजने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, उचित नहीं, यह एक ऐसा बहाना होना चाहिए जिससे आम लोगों को राजी किया जा सके। विक्रम सेन का नाम सिंघानिया देश के लोगों के लिए स्थिरता का एक स्तंभ था। महामहिमयान सेन परिवार के खिलाफ जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकते थे, न ही उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। आखिरकार सेन परिवार के छोटे से खतरे को खत्म करने की तुलना में आम लोगों के दिलों में उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता स्पष्ट रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। महामहिमयान शाश्वत बदनामी नहीं सहना चाहते थे, न ही वह चाहते थे कि आम लोग यह माने कि वह उनका उपयोग करने के बाद एक वफादार सेवक को छोड़ रहे हैं। चाचा सचमुच महल में प्रवेश कर गए। क्योंकि युवराज ने चाचा के पक्ष में बात की थी, इसलिए चाचा की सजा का फैसला दबा दिया गया और अब रिया वर्मा को पूछताछ के लिए महल में बुलाया जाएगा। अर्जुन सेन ने इन दोनों वाक्यों को देखा। उसके दिल में एक ठंडी व्यंग्यात्मक भावना थी। अनन्या चटर्जी, जो चुपचाप खड़ी थीं, उनकी आंखों में एक गहरी रोशनी चमक रही थी। फिर वह क्षण भर में गायब हो गया। एक मासूम और शुद्ध भाव के साथ उसने अपना सिर झुकाया और अर्जुन सेन की ओर देखा, जो पत्र पढ़ते हुए लगातार बुदबुदा रहा था। अर्जुन, क्या हुआ? क्या यह अंकल जो के बारे में है? हाँ, ऐसा ही है। अर्जुन सेन ने उससे यह बात नहीं छिपाई और शाही महल की स्थिति को सीधे सीधे समझाते हुए कहा, क्राउन प्रिंस ने चाचा को निर्दोष साबित करने के लिए यह बहाना बनाया कि चाचा सेन परिवार के करीबी नहीं हैं और उनकी बातों में दम नहीं है। अब महाराज यान ने रिया वर्मा को महल में बुलाया है। राजधानी में हर कोई जानता है कि मैंने 3 साल तक रिया वर्मा का पूरे दिल से पीछा किया और वह मुझे और सेन परिवार की स्थिति को सबसे अच्छी तरह समझती है। यदि वह कहती है कि सेन परिवार विद्रोह कर रहा है और कुछ अस्पष्ट उदाहरण देती है, तो महामहिमयान उस कारण का उपयोग करके सेन परिवार को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत सेना भेज सकते हैं। मुख्यतः मुझे गिरफ्तार करने के लिए। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो सेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। यकीन से अनन्या चटर्जी ने अपनी पलकें झुका लीं और एक क्षण तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी पतली नाजुक उंगलियां अब भी अर्जुन सेन के हाथ में थीं। इस नाजुक घड़ी में अर्जुन के हाथ में पसीना क्यों नहीं आ रहा था? क्या अर्जुन चिंतित नहीं था?
एक बार यह आरोप लग गया, या यूं कहें कि जब तक रिया वर्मा सेन परिवार पर आरोप लगाने की हिम्मत करेगी, सेन परिवार के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से जेल में डाल दिया जाएगा। तो अगर तुम जल्दी करो तो अभी भी रिया वर्मा को ढूंढ सकती हो। अनन्या चटर्जी ने अपने होठों को भींच लिया, अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए, और ऊपर देखते हुए कहा, लेकिन क्या आप नहीं जा सकते? मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैं भी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। छी! अर्जुन सेन उस बीच वाले वाक्य की प्यारी सी बात पर हंसा। जहां तक उसकी रक्षा करने वाले आखिरी वाक्य की बात है, अर्जुन सेन ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ऐसी पवित्र, शिष्ट, कमजोर, कोमल और असहाय युवती, यदि वह थोड़ा बल प्रयोग करता तो वह संभवतः दर्द से रोने लगती। वह उसकी रक्षा कैसे कर सकती थी? उन्होंने अपना हाथ उठाया और अनन्या चटर्जी के सिर के पीछे हाथ फेरते हुए शांति और संयम से कहा, तुम अब भी इस बात से क्यों चिंतित हो कि मैं इसके कारण रिया वर्मा को ढूंढूंगा, सुलह करूंगा और सेन परिवार की मदद करने के लिए उससे विनती करूंगा। अनन्या चटर्जी की काली और भुनभुराले पलकें हल्की सी कांप उठीं और उन्होंने पलकें झपकाईं। वह नहीं करेगा। उस क्षण में उसने अनगिनत परिदृश्यों की कल्पना कर ली थी। वह डरी हुई थी कि जनरल सेन की बेगुनाही की खातिर अर्जुन सेन रिया वर्मा के पास वापस चला जाएगा, उससे सुलह कर लेगा और उसे छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं। वह जो भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मंगेतर आपके महामहिम यान के सामने अपने पत्ते खोलने वाला है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी के गोरे और चिकने चेहरे पर चुटकी काटी और फिर वह सवाल पूछा जो बहुत दिनों से उसके दिल में था, अनन्या, अगर मुझे राजधानी छोड़नी पड़े, क्या आप और अंकल अपनी वर्तमान संपत्ति और पद त्याग कर मेरे साथ आने को तैयार होंगे? उस क्षण से जब सिस्टम ने उन्हें अनन्या चटर्जी के प्रेम मूल्य के बारे में बताया, जिसकी गणना सैकड़ों मिलियन की इकाइयों में की गई थी, उस क्षण से ही उसने, चाहे उसने उसे कितना भी कष्ट दिया हो और अपमानित किया हो, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चुन लिया। अर्जुन सेन ने मन ही मन निर्णय लिया, भले ही भविष्य में एक दिन भौतिक भंडार अब अंकों की गणना नहीं करता है, फिर भी वह अनन्या चटर्जी के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और अपनी सच्ची भावनाओं के साथ इस अपूरणीय स्नेह को चुकाएगा। क्योंकि अर्जुन सेन अच्छी तरह से जानता था कि उसे कभी भी अनन्या चटर्जी जैसी समर्पित लड़की नहीं मिलेगी, और कोई भी व्यक्ति चोटिल होने के बाद भी उसकी ओर दृढ़ता से कदम मिलाकर नहीं चलेगा। उसे उसका सम्मान करना चाहिए। धन और वैभव त्याग दो। अनन्या चटर्जी ने अर्जुन सेन की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए अपनी खूबसूरत भौहें सिकुड़ीं। अर्जुन सेन ने सिर हिलाया, यदि ऐसा कोई दिन हो तो क्या आप मेरे साथ आने को तैयार होंगे? उन्होंने कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। अर्जुन सेन का दिल बैठ गया। तभी उसने अनन्या चटर्जी को गंभीर आंखों से बोलते सुना, जब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो धन और वैभव अपने साथ लाऊंगी। अगर पैसा नहीं होगा तो तुम्हें निश्चित रूप से कष्ट और कठिनाई झेलनी पड़ेगी। तुम गंदे कपड़े पहनोगे और भूखे रहोगे, और मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे आपके साथ जाने पर आपके लिए पर्याप्त धन लाना होगा। अर्जुन सेन, एक ही समय में स्पर्श और हंसने की इच्छा क्यों होती है? क्या अर्जुन राजधानी छोड़ना चाहता है? शायद। तो फिर तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन सेन ने धीरे से अपनी बाहें अनन्या चटर्जी की पतली कमर पर लपेट दी और अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी। इस क्षण भावुक होने के अलावा उसके सीने में एक मधुर कड़वी भावना भी उमड़ पड़ी। वह कुछ भी नहीं जानती थी, न तो उसके शस्त्रागार के बारे में और न ही उसकी विद्रोह योजना के बारे में। फिर भी वह इस जीवन मरण के संकट के दौरान उसके साथ घूमने और राजधानी से भागने को तैयार थी। डिंग, भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता चला। प्रेम मूल्य में 20 अंकों की वृद्धि हुई। नोट: लव वैल्यू, लक्षित व्यक्ति अनन्या चटर्जी के प्रति स्टो मालिक के गहरे स्नेह को दर्शाता है। 100 पॉइंट्स पूरे होने पर एक रहस्यमय पेज अनलॉक हो जाएगा, जिससे अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली सामग्री खरीदी जा सकेगी। लव वैल्यू का इस्तेमाल पॉइंट्स के बदले में भी किया जा सकता है। एक्सचेंज अनुपात है लव वैल्यू का 1 पॉइंट 10,000 पॉइंट्स। अर्जुन सेन अचंभित रह गए। ये तो पहले से ही 2 लाख है, और इसके 2 उपयोग हैं।
या तो इसे तब तक सुरक्षित रखें जब तक ये रहस्यमय पृष्ठ को अनलॉक करने के लिए पूरा न हो जाए, या फिर इसे 2 लाख अंकों के बदले में उपयोग करें। प्रेम मूल्य के 20 अंक प्रगति से मेल खाते हैं। हृदय स्पंदन अधिकतम जब तक मृत्यु हमें अलग न कर दे। डिंग अंक 1, 2, 15 बढ़ गए। सामग्री भंडार में कुल अंक 2940, 033 अंक। प्रेम मूल्य 20 अंक। अंक लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बातचीत में अर्जुन सेन को अनन्या चटर्जी के प्रति अधिक अपराधबोध और दुलार महसूस हुआ, क्योंकि अनन्या चटर्जी बहुत अद्भुत थीं। तो अब वह सचमुच बहुत भावुक हो गया, न केवल अनन्या चटर्जी की सुंदरता के कारण, न ही कृतज्ञता के कारण। खैर, भावुक होने के इस शुरुआती क्षण में उनके चेहरे और कृतज्ञता को, विशेष रूप से उनके चेहरे को छोड़ना अभी भी थोड़ा कठिन था। गले मिलने के बाद अनन्या चटर्जी ने बहुत समझदारी से विदाई ली और सेन परिवार से विदा ली। अनन्या चटर्जी को मैनर से बाहर निकलते देख अर्जुन सेन तुरंत अपनी दूसरी बहन के बेडरूम में पहुंच गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह बोल रहा था, माँ। दूसरी बहन, अब बीमारी का बहाना करने की जरूरत नहीं है। राजधानी छोड़ने के लिए तुरंत सामान इकट्ठा करो। सभी नौकरों और गार्डों को इकट्ठा करो और ब्लैक रैट को तैयार होने के लिए कहो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया 3 घंटे के भीतर हमारे खिलाफ कदम उठा लेंगे। इस राजधानी का आकाश बदलने वाला है। उन्हें, उनकी दूसरी बहन और कविता सेन को जनरल सेन से मिलने के लिए सीमा पर जाना चाहिए। एक तूफान आने वाला था। उसी समय रिया वर्मा को भी महल में बुलाए जाने का शाही फरमान प्राप्त हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि उसे महामहिम से मिलने के लिए महल में प्रवेश करना है, उसका दिमाग खाली हो गया। महल में प्रवेश, वह महल क्यों जा रही थी? रिया वर्मा आश्चर्यचकित भी थीं और प्रसन्न भी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आखिरकार वर्मा परिवार की चौथी रैंक की आधिकारिक स्थिति के साथ वे जिन लुवान हॉल में होने वाली प्रमुख घटनाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उसने सोचा कि यह कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसने उत्साह से अपने बालों में लगे सस्ते आभूषणों को छुआ, फिर अपनी पोशाक के पुराने जमाने के पुराने कपड़े को देखा। वह सजना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई अच्छा आभूषण भी नहीं था। ये सब अर्जुन सेन की गलती थी। उसने वर्मा परिवार से सारा सोना, चांदी और जवाहरात लगभग छीन लिया था। उसे मैनर में दुबक कर छोड़ दिया, बाहर जाने से डरती हुई, क्योंकि अब वह अपनी सहेलियों को महंगे गहने नहीं दिखा सकती थी। इतने जर्जर कपड़े पहनकर बाहर जाना निश्चित रूप से उपहास का कारण बनता। मिस वर्मा, आप देर क्यों कर रही हैं? जल्दी से इस हिजड़े के पीछे पीछे महल में चलकर महाराज से मिलिए। रिया वर्मा अचानक ध्यान में आई। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। क्या मुझे कुछ और पहनने की इजाज़त दी जाए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम महल में उपपत्नी बनने के लिए प्रवेश कर रही हो? और कपड़े बदलने के लिए? मनीषा ने कठोर चेहरे और बहुत ही कठोर स्वर में कहा, महामहिम से मिलने के लिए समय में देरी करने की हिम्मत? अपना दिमाग संभालो, जल्दी करो। रिया वर्मा पूरी तरह से आक्रोश से भरी हुई थी। वह पुराने जमाने के पुराने कपड़े पहने हुए थी, इतनी गरीब थी कि सस्ते से सस्ते सौंदर्य प्रसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और उसके बालों में कोई आभूषण नहीं था। वह अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कैसे कर सकती थी और महल में उपस्थित लोगों को कैसे मोहित कर सकती थी? ऐसी भावनाओं के साथ रिया वर्मा को महल में ले जाया गया। जैसे ही उसने जिनलुवान हॉल के गेट से कदम रखा, रिया वर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पीठ पर घबराहट के कारण पसीना आ गया। दर्जनों मीटर दूर से ही रिया वर्मा ने सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान देखा। वे इतने भव्य और प्रभावशाली थे कि उनकी ऊंची आभा ने रिया वर्मा की आंखों को मोहित कर लिया। आप रिया वर्मा हैं, वर्मा परिवार की बेटी? सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए डराने वाले अंदाज में पूछा। रिया वर्मा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत घुटनों के बल झुककर अभिवादन किया और शर्माते हुए रुंधे स्वर में कहा, महाराज, इस प्रजा की बेटी रिया वर्मा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि महामहिम ने इस प्रजा की बेटी को क्यों बुलाया है? रिया वर्मा का चेहरा लाल हो गया था। वह घबराई हुई भी थी और उत्साहित भी। वह महसूस कर सकती थी कि वहां मौजूद सभी अधिकारियों की निगाहें उस पर टिकी हैं। ये सही है।
वहां एक अजगर की पोशाक पहने एक युवक की भी स्पष्ट निगाह थी, जो शायद पूर्वी महल का युवराज होगा। हे भगवान, महामहिम युवराज उसे देख रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया हो, जैसे जल से कमल निकलता है, और उसने उसे और युवराज के बीच विवाह कराने के लिए यहाँ बुलाया हो। रिया वर्मा, जिसकी अर्जुन सेन ने इतनी प्रशंसा की थी कि उसे अपनी जगह का पता ही नहीं था, वह बेतहाशा कल्पना करती थी, अपनी स्थिति को पूरी तरह से पहचानने में विफल रही थी, और वास्तव में यह मानती थी कि वह स्वर्ग में अमर देवता के समान सुंदर है, जो सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया और युवराज को भी मोहित करने में सक्षम है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल युवराज ने उस पर ठंडे पानी का कटोरा उड़ेलते हुए कहा, रिया वर्मा, शाही पिता ने तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया है। इस राजकुमार की जानकारी के अनुसार आप पिछले 3 सालों से अर्जुन सेन के बहुत करीब हैं। आप दोनों ने एक बार सगाई करने का इरादा भी किया था और आप अक्सर सेन मैनर में आते जाते रहते थे। आप सेन परिवार को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आप अर्जुन सेन को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। क्या आपने कभी अर्जुन सेन के मुंह से कोई राज सुना है? उदाहरण के लिए, जनरल सेन के देशद्रोह और विद्रोह के बारे में आपको सोच समझकर और सटीक बात करनी चाहिए। जैसे ही अंतिम स्वर बजा, हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रियों की निगाहें रिया वर्मा पर टिकी थीं। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी ने रिया वर्मा की तरफ देखा। उन्होंने सोचा, अर्जुन सेन इतने सालों से रिया वर्मा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, लगभग हद से ज्यादा। अगर रिया वर्मा बेहद नीच भी होती, तो भी वह अर्जुन सेन को नुकसान पहुंचाने की हद तक तो नहीं जाती, है ना? रिया वर्मा ने हैरान होकर ऊपर देखा। उसने महामहिम की ओर देखा। उसने आंतरिक आश्चर्य से उत्तर दिया, महाराज ने मुझे इस विषय में पूछने के लिए महल में बुलाया है। लेकिन मुझे नहीं पता। मिस वर्मा, आपको बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। जरा सोचिए, याद कीजिए कि क्या अर्जुन सेन ने इतने सालों में कभी आपके सामने कोई राज खोला है? आपकी गवाही सेन परिवार की बेगुनाही की पुष्टि करती है। महामहिम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रिया वर्मा पर धमकी और चेतावनी भरी नजर डाली। वो एक नजर, रिया वर्मा पूरी तरह से शांत हो गईं। अंततः उसे स्थिति की जटिलता समझ में आ गई। पिछले दिनों अफवाहें फैल रही थीं कि जनरल सेन देशद्रोही हैं, और राजधानी के सभी कुलीन परिवारों ने सेन परिवार से दूरी बना ली थी। फिर भी महामहिम चुप रहे, केवल इतना कहा कि उन्हें जनरल सेन पर भरोसा है। लेकिन क्या महाराज ने सचमुच उन पर विश्वास किया? महामहिम ने अभी अभी उसे जो नजर दी थी, वह स्पष्ट रूप से तीखी और ठंडी थी। ऐसा नहीं था कि वह सत्य की तलाश कर रहे थे, बल्कि वह एक ऐसे सत्य की तलाश कर रहे थे जिसे वह देखना चाहते थे। मिस वर्मा, लॉर्ड मेहता अचानक आगे बढ़े और रिया वर्मा को याद दिलाया, बॉर्डर पास से एक गुप्त पत्र आया है, जिसमें लिखा है कि विक्रम सेन ने 1,30,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ जियांगलिंग शहर पर कब्जा कर लिया है और खुद को राजा घोषित कर दिया है। लेकिन महाराज दयालु हैं, और इन अकाट्य गुप्त पत्रों के बावजूद वे अभी भी विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें चिंता है कि ये पत्र झूठे हो सकते हैं और विक्रम सेन की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे। तो महामहिम सेन परिवार के किसी करीबी से पूछना चाहते हैं, क्या सेन परिवार में हाल ही में कोई अजीब गतिविधि हुई है? क्या ये संभव है कि सचमुच विद्रोह के संकेत हों? क्या कोई और छिपा हुआ सच है, या फिर सब वैसा ही है जैसा दिखाई देता है? आप अर्जुन सेन के इतने करीब हैं, क्या आपने कुछ सुना है? इतने स्पष्ट संकेतों से रिया वर्मा, चाहे कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, समझ गई। सेन परिवार खत्म हो गया, पुनर्तः और सर्वथा समाप्त, और पूछताछ के लिए उसे जिन लुवान हॉल में बुलाना महज एक औपचारिकता थी। कैसी औपचारिकता? एक औपचारिकता जिसमें सम्राट, जो अपने वफादार जनरलों पर अटूट विश्वास करता था और अपनी वफादार प्रजा को निराश नहीं करना चाहता था, को फिर भी भारी सबूतों के कारण सेन परिवार को हिरासत में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिया वर्मा के होंठ हल्के से कांप उठे, और अर्जुन सेन की दयालुता के विभिन्न दृश्य उसके दिमाग में कौंध गए। उसकी आंखों में संघर्ष और अंतरात्मा की बेचैनी की झलक दिखाई दी। लेकिन अंत में ये सब शब्दों में बदल गया। महामहिम को जवाब देते हुए, इस विषय ने कुछ याद किया है। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है, अर्जुन सेन।
तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे थे, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। तुम मुझे समझोगे, है न? महाराज यह उत्तर सुनना चाहते हैं। मैं नहीं सुनना चाहता, मैं तो सिर्फ उत्तर बोल रहा हूँ, मुझे दोष मत दीजिए। हालांकि सेन परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आएगी और तुम मर जाओगे, लेकिन तुम तो मर ही जाओ और मेरी अंतरात्मा जीवन भर व्यथित रहेगी। यह मेरा तुम्हारा ऋण रहे। जब मैं पहले सेन मैनर में था तो मैंने एक बार जनरल सेन के अध्ययन कक्ष में एक पत्र देखा था। पत्र पर लिखावट थोड़ी अजीब थी, मैं उसे समझ नहीं पाया। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये बिल्कुल जियोनग्नु की लिखावट जैसा लगता है। रिया वर्मा ने अपना सिर नीचे किया, मन ही मन अर्जुन से माफ़ी मांगते हुए जल्दी से बोली, इसके अलावा मैंने कई बार अर्जुन सेन को बुदाते सुना है कि कैसे प्राचीन काल से ही सैन्य जनरलों के लिए शांतिपूर्ण मौत मरना मुश्किल रहा है। इस शक्ति के साथ राजवंश को उखाड़ फेंकना और स्वयं सम्राट बनना कितना अच्छा होगा। वफादारी, वफादारी, आखिर में हर किसी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। युद्ध के समय वे नायक होते हैं, लेकिन शांति के समय उनका उपयोग समाप्त हो जाने पर उन्हें त्याग दिया जाता है। हाँ, मोटे तौर पर यही था। इन शब्दों ने हॉल में मौजूद सभी लोगों की सांसें रोक दीं। सम्राट के होठों पर एक अर्थपूर्ण, ठंडी मुस्कान खिली, लेकिन वह शीघ्र ही गायब हो गई और उसकी जगह अविश्वास और क्रोध ने ले ली। उसने ड्रैगन सिंहासन पर अपना हाथ पटक दिया, धमाका। अभिमानी, क्या सेन परिवार सचमुच इतना अहंकारी है? क्या अर्जुन सेन ने सचमुच ऐसी बातें कही हैं? बताओ, राजवंश को उखाड़ फेंकना और स्वयं सम्राट बन जाना कितना अच्छा होगा। रिया वर्मा ने बिना अपना भाव बदले उत्तर दिया। महामहिम को उत्तर देते हुए, इस विषय में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। अर्जुन सेन ने सच ही कहा है। अच्छा। सम्राट की आंखें निराशा और घृणा से भर गईं। उसने अपनी छाती पकड़ ली, सिर हिलाया और आह भरते हुए बोला, विक्रमसेन, ओ विक्रमसेन, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर तुम इतने विश्वासघाती, निर्दयी और अन्यायी कैसे हो सकते हो? आप सत्ता के लिए जियोनग्नु के साथ कैसे सांठगांठ कर सकते हैं? आपने मुझे सचमुच बहुत निराश किया है। अगर मिस वर्मा ने खुद ऐसा नहीं कहा होता तो शायद मैं इस पर विश्वास नहीं करता। महाशिक्षक सेन, अब आपको और क्या कहना है? मिस वर्मा सेन परिवार पर लंबे समय से विद्रोही इरादे रखने का आरोप लगाती हैं, फिर भी आप बार बार दावा करते हैं कि विक्रम सेन एक वफादार सेनापति हैं। आखिर मैं किस पर विश्वास करूं? ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस पुराने विषय में कहने को कुछ नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब वह जो भी कहेगा वह बेकार होगा। प्राचीन काल से ही सैन्य जनरलों के लिए शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त करना कठिन रहा है। ये कितना हास्यास्पद कथन है। और यह कैसा उचित अंत था। महाराज, हे महाराज, आप सचमुच निर्दयी हैं। अच्छा, चूंकि आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो। सम्राट ने महामहिम की विनती भरी निगाहों से नजरें मिलाईं, ठंडी सांस ली और आदेश दिया, तो जैसा कि महामहिम ने सुझाव दिया है, उसे जांच में सहायता के लिए न्यायिक समीक्षा न्यायालय में हिरासत में ले लीजिए। अभी अभी मैंने मिस वर्मा को ये कहते सुना कि विक्रम सेन के कमरे में जियोनगानु के साथ मिलीभगत के पत्र हैं, क्या ये सही है? रिया वर्मा की हथेलियां घबराहट से पसीने से तर थीं। हाँ। अच्छा, मेरा शाही फरमान सुनाओ। सेन परिवार की गहन तलाशी के लिए 500 शाही रक्षकों को भेजो। विद्रोह के पत्र मिलते ही सेन परिवार को तुरंत हिरासत में ले लो। अगर कोई भी जांच में बाधा डालने की हिम्मत करता है तो अर्जुन सेन को छोड़कर बाकी सभी को बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। कुमारी रिया वर्मा को उनकी महान धार्मिकता और एक महिला की भावना के साथ राजकुमारी शानयुन की उपाधि प्रदान की जाती है। उन्हें 1000 टेल चांदी प्रदान की जाती है और राजकुमारी की जागीर में निवास प्रदान किया जाता है। अदालत खारिज। जब तक उसके सिर के ऊपर का दमनकारी एहसास धीरे धीरे खत्म नहीं हो गया और मंत्रियों की चर्चा हॉल में गूंजने लगी, तब तक जमीन पर घुटनों के बल बैठी रिया वर्मा को एहसास नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। राजकुमारी, वह राजकुमारी बनने जा रही थी। हे भगवान! रिया वर्मा ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। वह उत्तेजना से कांप रही थी। जहां तक अपराध बोध या विवेक की भावना का प्रश्न है,
वे इतनी बड़ी उपलब्धि के सामने पूरी तरह से गायब हो गई थीं। केवल ग्रैंड ट्यूटर सेन, जिन्हें हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा था, ने ठंडी हंसी हंसते हुए रिया वर्मा की ओर व्यंग्यात्मक और तिरस्कार भरी नज़र डालते हुए कहा, अर्जुन सेन ने बिना किसी शर्त के तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारे लिए बलिदान दिया, फिर भी अंत में जिसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा वह तुम ही थीं। मिस वर्मा, आप सचमुच महान और कृतज्ञ हैं। ये बूढ़ा आदमी आपकी प्रशंसा करता है, आपकी प्रशंसा करता है। तुम्हें क्या पता? रिया वर्मा अपनी दुखती रग पर चोट खाते हुए तुरंत खड़ी हो गई और बोली, पीठ में छुरा घोंपने से क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जो कुछ कहा वो सब सच था। इसे कहते हैं ईमानदारी, ईमानदारी समझती हो? इसके अलावा मैं भी बहुत दोषी हूँ, ठीक है? अर्जुन सेन पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे और मेरी अंतरात्मा परेशान है, ठीक है? उन्होंने मुझे मरते दम तक प्यार किया, यह उनका सौभाग्य है कि मरने से पहले वे मेरे लिए कुछ योगदान दे पाए। आप क्या जानते हैं? रिया वर्मा ने गुस्से से जवाब दिया। उसका दिल राहत और खुशी से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि उसने आज अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला किया है। लेकिन क्या ये चुनाव वाकई सही था? क्या उसे सचमुच इसका पछतावा नहीं होगा? लेकिन इस समय रिया वर्मा को यह अंदाजा नहीं था कि राजधानी में घटने वाली घटनाएं सभी को चौंका देंगी, और वह अपनी आत्मसंतुष्टि में मगन होकर आज अपने निर्णय पर शीघ्र ही पछताएगी। क्या सब लोग यहाँ हैं? सेन मैनर के अंदर अर्जुन सेन मुख्य हॉल के बीच में शांति से खड़े थे। उनकी नज़र वहां मौजूद सभी नौकरों और नौकरानियों पर थी और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि हाल ही में राजधानी में कई अफवाहें फैली हैं। सभी कह रही हैं कि सेन परिवार ने विद्रोह करने के प्रयास में जियोनगानु के साथ मिलीभगत की है। आज मैं तुम्हें सच बता दूं, जियोनग्नु के साथ मिलीभगत करना गलत है, लेकिन विद्रोह, ये सच है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। सभी नौकरों के दिल धड़क उठे, यहाँ तक कि ब्लैक रैट और सबसे आगे खड़े अन्य 12 लोगों ने भी आश्चर्य से अपने सिर ऊपर उठा लिए। ये क्या ये शब्द थे जो जोर से बोले जा सकते थे? उनकी भयभीत निगाहों से मिलते हुए अर्जुन सेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया मेरे पिता की सैन्य शक्ति से डरते थे, जो उनकी अपनी शक्ति पर भारी पड़ती थी, और उन्हें चिंता थी कि इससे उनकी सत्ता और सिंहासन को खतरा होगा। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक गुप्त रूप से योजनाएं बनाई, धीरे धीरे मेरे पिता की शक्ति को खत्म किया। पिछले महीने तक सब कुछ चरम पर पहुंच गया था और वह सेन परिवार को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। यह अफसोस की बात है, मुझे जो बात सबसे ज्यादा नापसंद है वह है जब सम्राट मृत्यु का आदेश देता है तो प्रजा को मरना ही होगा। अगर सम्राट चाहता है कि प्रजा मर जाए तो प्रजा को खुद को बचाना होगा। इसलिए इससे पहले कि सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया हमें मिटा दें, मैंने निर्णय ले लिया है। अर्जुन सेन ने जानबूझकर एक क्षण के लिए रुककर कहा। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उपस्थित सभी लोगों के भावों को देखा, उनके भयभीत और आशंकित चेहरों को देखा, राजधानी से बाहर निकलने के लिए और पिता से मिलने के लिए बॉर्डर पास की ओर चलें। अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। तुम्हारे सारे गिरमिटिया कागजात मेरे पास हैं। जो लोग इस समय सेन परिवार छोड़ना चाहते हैं वे दाईं ओर खड़े हों। जो लोग मेरा अनुसरण करना चाहते हैं और मेरे साथ राजधानी से बाहर निकलना चाहते हैं वे बाईं ओर खड़े हो जाएं। वहां उपस्थित 200 से अधिक सेवकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं और वे सभी सहज ही ऊपर देखने लगे। वास्तव में उन्होंने अर्जुन सेन के बगल वाली मेज पर अनुबंध पत्रों का ढेर देखा। जब तक वे अपने अनुबंधों को जारी रखेंगे, इन दासों को स्वतंत्रता प्राप्त करने, दूर भागने का अवसर मिलेगा तथा उन्हें फंसने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्या यंग मास्टर सचमुच उन्हें जाने देंगे? एक दूसरे को चुपचाप देखने के बाद आखिरकार किसी ने हिम्मत जुटाकर सबसे दाईं ओर खड़ा होने की कोशिश की। उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया और घबराहट और डर से फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामी, मुझे माफ करना, मैं जाना चाहता हूँ। जनरल, महाराज से मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने शाही चिकित्सक से सुना है कि महाराज के पास अभी भी दक्षिण में 5 लाख सैनिक हैं। जनरल जो कर रहा है वह तो बस एक मौत का संघर्ष है। ये सही है, विद्रोह एक गंभीर अपराध है जिसकी सज़ा 9 पीढ़ियों का सफाया है। मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए।
यहाँ हम में से कितने लोग हैं? राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मुझे डर है कि राजधानी के द्वार तक पहुंचने से पहले ही मैं पहरेदारों की तलवारों के नीचे मर जाऊंगा। मैं हरगिज नहीं बच पाऊंगा। एक बार पहली बार ऐसा हुआ तो दूसरी बार भी ऐसा हुआ। थोड़ी देर में 7-8-10वें हिस्से के नौकर दाहिनी ओर खड़े थे। उनमें से हरेक ने अपना सिर नीचे कर रखा था। अर्जुन सेन के अपमानित भाव को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। विद्रोह एक मृत्युदंडनीय अपराध था और पूरे जनरल निवास में केवल 200 से ज्यादा लोग थे। अगर वे सब यंग मास्टर का अनुसरण भी करते तो भी पहरेदारों के लिए उन्हें मारना काफी नहीं होता। मौत के रास्ते पर चलने से बेहतर था कि वे अपनी गिरमिटिया बंधुआ मजदूरी लेकर सेन परिवार से निकल जाएं। तुम सब। काला चूहा इन लोगों को देख रहा था जो मृत्यु से बहुत भयभीत थे, क्रोधित और असहाय महसूस कर रहे थे। उसने अपना सिर घुमाया और दृढ़ विश्वास के साथ पूछा, जनरल और यंग मास्टर ने आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। ऐसे समय में जब हम निराश हैं, आप हमें कैसे लात मार सकते हैं? सेन परिवार को छोड़कर अकेले भागने का फैसला क्यों कर रहे हैं? सामने बैठे किसी व्यक्ति ने चुनौती भरे स्वर में कहा, आपका क्या मतलब है? जब हम नीचे हों तो हमें लात मारो। ये जानते हुए कि यह एक मृत अंत है और फिर भी आप इसमें चल रहे हैं, क्या केवल आपके जीवन ही मूल्यवान हैं? क्या सेवक के रूप में हमारे जीवन भी जीवन नहीं है? यदि आप अपनी मृत्यु चाहते हैं तो आगे बढ़ें, लेकिन हमें क्यों घसीट रहे हैं? इसके अलावा यह विद्रोह है जिसका हम लोग तिरस्कार करेंगे। अगर ऐसा कोई अपराध मुझ पर पड़ेगा तो मेरे पिता को चैन नहीं मिलेगा। ब्लैक रैट ने इन लोगों की ओर इशारा किया। कुछ देर तक उन्हें खंडन करने के लिए शब्द नहीं खोज सका। उसने एक जोरदार सिसकारी भरी। वह तुरंत बाईं ओर खड़ा हो गया और अर्जुन सेन का अनुसरण करते हुए राजधानी से बाहर निकलने का निश्चय किया। अपने स्वामी के गद्दार, मृत्यु से क्या डरना? युवा स्वामी और सेनापति ने मुझ पर असीम कृपा की है। मैं युवा स्वामी को शहर से बाहर निकालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा। मैं, काली बकरी, भी युवा मास्टर का अनुसरण करूंगी। 12 राशियां पूरी होनी चाहिए। मैं, काली बकरी, यंग मास्टर को बॉर्डर पास तक वापस ले जाने के लिए भी तैयार हूं। पलक झपकते ही वे सभी 12 लोग दाहिनी ओर खड़े हो गए। सामने बैठे किसी व्यक्ति ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें मूर्ख कहा। वे सभी दाससेन परिवार द्वारा राजधानी में खरीदे गए थे, बॉर्डर पास से नहीं लाए गए थे, इसलिए उनमें स्वामी सेवक वाला स्नेह नहीं था, न ही कोई गहरा आभार था, इसलिए कोई अपराध बोध नहीं था। लेकिन ये 12 लोग तो बहुत ही मूर्ख थे। इस नाजुक घड़ी में अपनी जान बचाने के बजाय वे यंग मास्टर को बॉर्डर पास तक ले जाना चाहते थे। तस्क, ये तो उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा है। इन दर्जन भर लोगों के साथ वे संभवतः सड़क पर मरने से पहले राजधानी के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं भी युवा स्वामी के साथ जाने को तैयार हूं। मरूं तो मरूं, खैर मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है। अचानक जुड़वा नौकरों में से छोटा आगे बढ़ा, दांत पीसते हुए और दृढ़ता से दाहिनी ओर खड़ा हो गया। उसका बड़ा भाई चौंका और उसका हाथ पकड़ लिया, सिर हिलाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो? तुम यंग मास्टर के साथ मरते दम तक चलना चाहते हो? भाई, अगर यंग मास्टर ने हमें उस समय नहीं खरीदा होता तो हम अपने पिता के लिए ताबूत भी नहीं खरीद पाते। मैं बेवफा नहीं हो सकता। छोटे भाई ने दृढ़ता से कहा, तुम जाओ, हमारे परिवार के लिए एक वारिस छोड़ दो। मैं सेन परिवार की दयालुता का बदला चुकाऊंगा। बड़े भाई ने निराश और क्रोधित होकर अपना पैर पटका, लेकिन अंत में उसने बाईं ओर खड़े होने का फैसला किया। जल्द ही सभी ने अपना चुनाव कर लिया। केवल 20 लोग ही अर्जुन सेन के साथ राजधानी से बाहर जाने को तैयार थे, जबकि 190 से अधिक लोग सेन परिवार को छोड़कर अपने अनुबंधों के साथ चले जाना चाहते थे। इस संबंध में अर्जुन सेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने गिरमिटिया कागज जमीन पर फेंक दिए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चूंकि आप सबने अपनी पसंद तय कर ली है तो आप जा सकते हैं। मैं कोई पंडिताओं आदमी नहीं हूँ। मेरा यह विचार नहीं है कि नौकरों को मेरे साथ ही मरना होगा। अब से पुल, सड़क से सड़क, अब आप सेन परिवार के नौकर नहीं हैं। हालांकि एक बार जब आप इस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं
तो जीवन और मृत्यु आपकी अपनी होती है। मुझे उम्मीद है कि बाद में आप सभी को इसका पछतावा नहीं होगा। अफसोस किस बात का? किसी ने हैरानी से पूछा। अर्जुन सेन ने हल्की सी उपहासपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, आज तुमने जो निर्णय लिया उस पर तुम्हें पछतावा है। बाहर निकलो। जैसे ही ये शब्द गिरे, वहां मौजूद सभी लोगों को ये हास्यास्पद लगा। उन्होंने झटपट जमीन से गिरमिटिया कागज उठाए और बिना किसी हिचकिचाहट के सेन परिवार को छोड़कर चले गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने देर की तो सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया शाही रक्षकों को सेन परिवार को घेरने का आदेश दे देंगे। आज के फैसले पर उन्हें कैसे पछतावा हो सकता है? बलि का बकरा न बनने का फैसला करने पर किसे पछतावा होगा? हास्यास्पद। जुड़वां नौकरों में से बड़े ने मन ही मन उपहास किया। उसे विश्वास हो गया कि उसका चुनाव बिल्कुल सही था। जाने से पहले बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को दया से देखा, फिर अपना सिर हिलाया और जल्दी से चला गया। तुम सचमुच मूर्ख हो। तुम सेन परिवार के लिए मरने की जिद करके एक महान भविष्य और आज़ादी को त्याग रहे हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। जब दीवार गिरती है तो हर कोई उसे धकेलता है, जब ढोल टूटता है तो हर कोई उसे पीटता है। जब सेन परिवार समृद्ध था तो उनके दरवाजे बाजार जैसे लगते थे। यहाँ तक कि जो गरीब आम लोग खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते थे, वे भी जनरल के निवास में नौकर बनने का सपना देखते थे। फिर भी आज जब वे मुसीबत में हैं, तो बहुत कम लोग उनके साथ अपनी मुश्किलें साझा करने को तैयार होते हैं। माँ, दूसरी बहन ने यह दृश्य देखा। कविता सेन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह हताश और अविश्वासी महसूस कर रही थी। अतीत में ये सेवक कितने मधुर शब्द बोलते थे। मृत्यु पर्यंत वफादारी की प्रतिज्ञाओं के ढेर लगे, लेकिन पता चला कि वे केवल खोखले शब्द थे। सब ठीक है। कविता सेन ने दूसरी बहन का हाथ थपथपाया और मुस्कुराने की कोशिश की। सब कुछ चेंगर की योजना के मुताबिक है। अब वे सेन परिवार से नाता तोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। जो भी बचा था वह अर्जुन सेन के लिए मरने को तैयार था। विशेष रूप से 12 शाही रक्षकों के चेहरे पर दृढ़ और कठोर भाव थे। उनकी निगाहें अर्जुन सेन पर टिकी हुई थीं, जो अदम्य आभा से भरी हुई थीं। हर कोई मौत से डरता है, लेकिन कुछ निश्चित समयों पर व्यक्ति को स्पष्ट विवेक के साथ मरना चाहिए। गंभीर माहौल के बाद अर्जुन सेन ने इन शाही रक्षकों को देखा जो मरने पर आमादा थे, और अचानक जोर से हंस पड़े। निश्चिंत होकर, सबके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम येलो स्प्रिंग्स में ही मर जाएंगे? युवा स्वामी काले चूहे ने अपना लंबा भाला पकड़ा और कहा, चिंता मत करो, भले ही मैं एक भयानक मौत मर जाऊं, मैं आपको राजधानी से बाहर निकाल दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। काला चूहा, हे राजधानी के पहरेदारों, मैं जितने भी आए उन्हें मार सकता हूँ। क्या ये शहर का दरवाज़ा तोड़ना नहीं है? मुझे, इस युवा स्वामी को किस बात का डर है? जैसे ही ये शब्द निकले, अर्जुन सेन ने अचानक अपनी आंखें उठाईं। उनसे एक तेज और ठंडी रोशनी फूट पड़ी। उस पल मानो कोई छिपी हुई कीमती तलवार म्यान से बाहर आ गई हो। चीजें ऊपर लाओ। क्लैंग। तुरंत 2 विशाल लकड़ी के बक्से दरवाजे से होकर लाए गए और उन्हें भारी वजन के साथ मुख्य हॉल में गिरा दिया गया। ब्लैक रैट ने अभी तक अर्जुन सेन के शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि उसने अजीब काले हथियारों का ढेर देखा, जो बहुत ही अजीब तरीके से बनाए गए थे, बिल्कुल वैसे जैसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। एकाएक अनेक जोड़ी आंखें अर्जुन सेन की ओर असमंजस से देखने लगीं। यहाँ 20 एकल सैनिक राइफलें हैं, 5 सबमशीन गन, 100 प्राथमिक हैंड ग्रेनेड और गोलियों के 150 बक्से, हर बक्से में 100। अर्जुन सेन के चेहरे पर एक अवर्णनीय आत्मविश्वास और आश्वासन झलक रहा था, मानो इन अजीब चीजों को पाकर दुनिया शांत हो जाएगी। उन्होंने कहा, तुम में से 20 लोग, हर एक राइफल, 5 पेटी गोलियां और 3 हथगोले ले लो। बाकी सब दूसरी बहन और मैडम को दे दिए जाएंगे। इन हथियारों और रसद के साथ मेरे पीछे राजधानी से बाहर आओ। सम्राट हर्षवर्धन को अचंभित कर दो, और जो लोग निश्चित हैं कि सेन परिवार बर्बाद हो जाएगा, उन्हें पूरी तरह से अचंभित कर दो। यहाँ जो सामान उपलब्ध था वह अर्जुन सेन ने सप्लाई मॉल में बदला था। वह कुछ हद तक जुनूनी बाध्यकारी विकार से ग्रस्त था, जिसके कारण उसने 220,000 अंक खर्च कर दिए थे।
कुल 2.7 मिलियन से अधिक अंक अभी भी बचे हुए हैं। इन आधुनिक आग्नेयास्त्रों से शाही गार्डों और नियमित गार्डों की तो बात ही छोड़िए, लूबो भी नष्ट हो जाएगा। इन अपरिचित हथियारों को देखकर ब्लैक रैट और इंपीरियल गार्ड्स अपने दिमागों को खाली करते हुए बुदबुदाते हुए बोले, युवा गुरु, क्या ये हथियार हमें राजधानी से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं? क्या ये बहुत अविश्वसनीय नहीं है? हाँ, युवा स्वामी, क्या आप शायद बहुत घबरा गए हैं और बकवास करने लगे हैं? डरो मत, हम अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, हम अपनी जान देकर भी यंग मास्टर को राजधानी से बाहर निकलने से बचाएंगे। इन भावुक शब्दों को सुनो। अर्जुन सेन थोड़ा भावुक हुए और हल्के से हंसे। लगता है तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हें करके दिखा दूंगा। इस हथियार को राइफल कहते हैं। इसकी मारक क्षमता 400-1000 मीटर है, यानी इसकी अधिकतम सीमा 2 लीटर तक पहुंच सकती है। 2 ली, हिस। वहां मौजूद सभी शाही रक्षकों की आंखें सदमे और घबराहट से भर गईं। जाहिर है, ये जानकारी उनकी समझ से परे थी। काले चूहे की समझ में 100 कदम दूर से किसी विलो के पेड़ पर तीर चलाना दिव्य धनुर्धर कहा जा सकता है। 2 ली, कैसी अवधारणा थी। वे कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यह हथियार इतना शक्तिशाली है। जैसे ही अर्जुन सेन ने सबके सामने गोलियां भरी और प्रदर्शन करने की तैयारी की, अर्जुन सेन, अचानक मुख्य हॉल के बाहर से एक गुस्से भरी ठंडी हंसी गूंजी। शाही हकीम ने अपना हाथ बढ़ाकर सीधे अर्जुन सेन की ओर इशारा किया, जो काफी दूर खड़ा था, और गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन लीं। आपने सभी नौकरों के सामने कहा कि आप विद्रोह करना चाहते हैं, कि आप लोगों के इस समूह को राजधानी से बाहर विक्रम सेन से मिलने के लिए ले जाना चाहते हैं। अब मैं महल में प्रवेश करूंगा और ये बातें महामहिम को बताऊंगा। मानवीय गवाहों और भौतिक साक्ष्यों के साथ आपका काम तमाम। शाही चिकित्सक ने अपने कठोर शब्द समाप्त किए। वह जनरल के निवास द्वार की ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वह चाहता था कि आसपास की हवेलियों में से गुजरने वाले सभी लोग सुन सकें। अर्जुन सेन शाही रक्षकों को इकट्ठा कर रहा है, राजधानी से भागने और राजवंश को उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहा है। सेन परिवार विद्रोह कर रहा है। मैं, यह शाही चिकित्सक, अपनी आंखों से देख रहा हूं। अर्जुन सेन विद्रोह कर रहा है। ये उन्मादपूर्ण चीखें फैल गईं। काले चूहे का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह सहज रूप से बाहर की ओर भागा। शाही चिकित्सक को वापस पकड़ना चाहता था, लेकिन शाही वैद्य पूरी तरह तैयार था। जब उसने चिल्लाना शुरू किया तो वह 100 मीटर दूर ही था और अब वह हवेली के द्वार पर पहुंच चुका था और बाहर निकलकर सम्राट हर्षवर्धन द्वारा सेन परिवार पर नजर रखने के लिए भेजे गए गुप्त रक्षकों से मिलने ही वाला था। यदि ब्लैक रैट ने उसे बाहर निकाल दिया तो इससे ये पुष्टि हो जाएगी कि वे उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। शाही चिकित्सक ने जानबूझकर इस तरह चिल्लाया और उकसाया ताकि अर्जुन सेन क्रोधित हो जाएं और उनका पीछा करें, जिससे राजधानी के सभी आम लोग इस बात पर विश्वास कर लें। एक हल्की व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। अर्जुन सेन ने अपने हाथ में राइफल का वजन किया, सबसे विशिष्ट स्थान पर खड़े हुए और शाही चिकित्सक पर बंदूक की नाल का निशाना साधा, जो हताश होकर हवेली के द्वार के बाहर दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, जितना चाहे चिल्लाओ, तुम सेन मनोद्वार से बाहर नहीं निकल पाओगे, भले ही तुम तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारा गला टूट न जाए। टकराना, ट्रिगर खींच लिया गया। एक जोरदार धमाके के साथ वहां मौजूद 20 शाही रक्षकों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अगले ही पल उन्होंने शाही चिकित्सक को देखा, जो आधा पैर उठाकर हवेली के द्वार से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा अकड़ गया था, उसके कदम रुक गए थे और धीरे से उसने अपनी गर्दन ढकने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने क्या देखा? छाया में सहायता करने के लिए तैयार छिपे हुए रक्षकों ने क्या देखा? खून, एक खूनी छेद। ये लगातार बहता रहा। शाही चिकित्सक की कैरोटिड धमनी में अचानक एक उंगली के आकार का रक्त छिद्र प्रकट हो गया। शाही चिकित्सक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, एक फुसफुसाहट भरी टूटी हुई सांस की आवाज आई। उसने अकड़कर अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें भय और सदमे से भरी थीं और वह दूर उस काली आकृति को देखने लगा। नहीं, नहीं, असंभव है। धप,
लाश जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखें मृत्यु के कारण खुली हुई थीं। पूरा सेन मैनर शांत था। ब्लैक रैट ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह शाही चिकित्सक की लाश की ओर दौड़ा, गोली के छेद को लगभग शून्य दृष्टि से देखता रहा, फिर दूर अर्जुन सेन की ओर देखने लगा। 300-400 मीटर की दूरी, एक गोली, एक आवाज। उसे छिपे हुए हथियार का नामो निशान तक नहीं मिला। बस ऐसे ही चले गए। वह व्यक्ति चला गया। अरे बाप रे! हिस! ये आखिर ये चीज क्या है? इतनी दूर से तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब तक मैं कुछ कर पाता, शाही वैद्य मर चुका था। सेनापति, मैंने अभी अभी दूरी नापी है, ये 3-4 महारथी तीरंदाजों की संयुक्त दूरी के बराबर है। ये भयानक है। तो यंग मास्टर डर के मारे बकवास नहीं कर रहे थे। ये चीज शायद हमें राजधानी से जिंदा निकलने में मदद कर दे। हा हा हा, अच्छा अच्छा, युवा मास्टर को भगवान भला करे। जनरल सेन को भगवान भला करे। गार्ड की आंखें तुरंत लाल हो गईं। जब उन्होंने पुनः आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद को देखा तो उनकी आंखों में कोई भ्रम या संदेह नहीं था, बल्कि उनमें आश्चर्य, खुशी के आंसू और एक आपदा से बच निकलने की राहत थी। इन 20 लोगों ने मूल रूप से एक दुखद मौत के लिए तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में यंग मास्टर अचानक हजारों सैनिकों को भयभीत करने में सक्षम इतना भयानक हथियार उत्पन्न करेगा। एक चमक में गार्डों को सेन मैनर से निकलते समय नौकरों के चेहरे पर दिखी राहत भरी और आश्वस्त अभिव्यक्तियां याद आ गईं, और यंग मास्टर द्वारा कुछ समय पहले कहे गए शब्द भी। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप सभी को आज के निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। युवा मास्टर, निजी सेवक लड़खड़ाते हुए अंदर आया और घबराहट में चिल्लाया, युवा स्वामी, वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। रिया वर्मा जिनलुवान हॉल में हैं और आप पर, यंग मास्टर, विद्रोही शब्द बोलने का आरोप लगा रही हैं। क्या आप राजवंश को उखाड़ फेंकना चाहती हैं और स्वयं सम्राट बनना चाहती हैं? उन्होंने ये भी कहा कि जब वह सेन मनों में आईं, तो उन्होंने जनरल सेन को हुनों के साथ पत्रों का आदान प्रदान करते देखा। महामहिम क्रोधित हैं और उन्होंने 500 शाही गार्डों को सेन परिवार पर छापा मारने और भौतिक साक्ष्य की खोज करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा ग्रैंड ट्यूटर सेन, ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी को भी जनरल सेन की ओर से दलील देने के लिए महामहिम द्वारा न्यायिक समीक्षा न्यायालय में कैद कर लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह जांच में सहायता करने के लिए किया गया था, लेकिन वास्तव में यह उन्हें फैसले का इंतजार करने के लिए जेल में डाल रहा है। युवा स्वामी, एक अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतने में ही शाही रक्षक सेन परिवार को घेर लेंगे। कृपया जल्दी से भाग जाएं। बहुत अच्छा, आखिरकार ये दिन आ ही गया। कैसी घटिया शाही ताकत, कैसी ऊंची उपलब्धि जो स्वामी को ढक रही है। अब से वही स्वामी होगा। अर्जुन सेन ने आंखें सिकोड़कर आसमान की ओर देखा। सूरज ढल चुका था और जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। हाँ, अंधेरा हो रहा है। अर्जुन सेन के होंठों पर पूर्ण निश्चय की एक मुस्कान उभर आई, एक निडर, निर्भीक आत्मविश्वास जो अपार शक्ति से समर्थित था, जिसने उस परिचारक को, जो अभी अभी हवेली में दाखिल हुआ था, हैरान कर दिया। उसने सिर घुमा लिया। उनकी नज़र उन गार्डों पर पड़ी जिन्हें पहले से ही हथियार और उपकरण सौंपे गए थे। विश्व को शांत करने वाली आभा लिए कुछ शब्दों ने तूफान खड़ा कर दिया। सभी रक्षकों, मेरी आज्ञा सुनो। आपका अधीनस्थ यहाँ है। आपका अधीनस्थ यहाँ है। 12 राशि चक्र के जानवरों के नाम पर रखे गए रक्षक घुटनों के बल बैठ गए। जुड़वां बच्चों का जुड़वां भाई अचानक होश में आया, सदमे में घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसे एहसास हुआ कि उसके भाई के पछतावे वाले शब्द शायद सच न हों। सभी लोग अर्जुन सेन की ओर गंभीर भाव से देख रहे थे। अर्जुन सेन के आदेश की प्रतीक्षा में, दूसरी बहन, तुम और मां सबमशीन गन लेकर 8 पहरेदारों के साथ शहर के द्वार की सुरक्षा पर सीधा हमला करो। तुम्हें 2 घंटे के भीतर राजधानी के द्वार पर कब्जा करना होगा। बाधाओं को पार करो और चेन शी तक डटे रहो। ब्लैक ड्रैगन, तुम ब्लैक टाइगर को चटर्जी परिवार के पास ले जाओ। किसी और को डराना मत। चटर्जी मैनर में घुसपैठ करो और अनन्या चटर्जी को जल्द से जल्द राजधानी से बाहर ले जाओ। तुम्हें उसे किसी भी तरह के नुकसान से बचाना होगा। ब्लैक रेड,
सभी बचे हुए गार्डों का नेतृत्व करो और ग्रैंड ट्यूटर सेन को बचाने के लिए न्यायिक समीक्षा न्यायालय के अंतर्गत जेल पर धावा बोलने के लिए मेरे पीछे आओ। तीनों दल एक साथ निकल पड़ो। तुम्हें चेनशी से पहले शहर के फाटक से बाहर निकलना होगा। शहर के बाहर मिलते हैं। दिए गए आदेश के साथ सभी के चेहरों पर गंभीरता और उत्साह झलक रहा था। किसी कारणवश रसद और हथियार अपने हाथों में पकड़ते ही उनके दिलों की बेचैनी और डर पूरी तरह गायब हो गया। इसके स्थान पर था अपने पुलों को जलाने का साहस और आत्मविश्वास। क्योंकि उनके तितर बितर होने से पहले यंग मास्टर ने न केवल उन्हें सावधानीपूर्वक राइफल चलाना सिखाया, बल्कि यह भी बताया कि हैंड ग्रेनेड सबसे भयानक हथियार है। एक हथगोला फेंका गया, 50 मीटर के दायरे में या तो मौत थी या गंभीर चोट। यहाँ तक कि राजधानी में स्थित मजबूत शहर के द्वार को भी पर्याप्त संख्या में हैंड ग्रेनेडों से उड़ाया जा सकता है। क्या ही भयानक हथियार हैं। इन जानलेवा हथियारों के साथ राजधानी से बाहर न निकल पाने की चिंता क्यों? शाही दरबार को पराजित न कर पाने का डर क्यों? चले जाओ। चौथे भाई, सावधान रहना। माँ और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकेंगे। दूसरी बहन ने अपने होंठ भींचे सबमशीन गन को कसकर पकड़े हुए 8 पहरेदारों को सीधे शहर के फाटक की ओर ले गई। ब्लैक ड्रैगन और ब्लैक टाइगर ने एक दूसरे को देखा। उनके हाथों में भी राइफलें थीं और वे मेनर गेट से बाहर निकलकर सीधे चटर्जी मेनर की ओर बढ़ गए। इस बीच अर्जुन सेन अन्य गार्डों को उस व्यक्ति को बचाने के लिए न्यायिक समीक्षा न्यायालय की ओर ले गए। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी ने सेन परिवार के लिए अपना भविष्य कुर्बान कर दिया था। भावी दामाद होने की बात तो दूर, उस रिश्ते के बिना भी सिर्फ ग्रैंड ट्यूटर सेन की सेन परिवार के प्रति दयालुता के कारण अर्जुन सेन उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते। सेना 3 मार्गों में विभाजित हो गई। जब 500 शाही गार्डों ने सेन मैनर को घेर लिया तो वे ये देखकर भयभीत हो गए कि सेन परिवार खाली था और वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लोग कहाँ हैं? शाही रक्षकों के कमांडर ने गुस्से में एक के बाद एक दरवाजे लात मारकर खोले तो न सिर्फ कोई नहीं मिला, बल्कि एक भी तांबे का सिक्का नहीं मिला। सारा सोना, चांदी, गहने, अनाज और खाने पीने का सामान गायब था। यह एक डाकुओं के हमले जैसा था। एक कुर्सी भी नहीं बची थी। कमांडर के चेहरे पर एक भूतिया स्तब्ध भाव था। वह गुस्से में था और गालियां दे रहा था। ये क्या हो रहा है? शाही फरमान मिलने से लेकर सेन मैनर को घेरने तक सिर्फ आधा घंटा ही बीता है। आधा घंटा हो गया, लोग चले गए तो कोई बात नहीं, पर सेन मैनर का सारा सामान कहाँ है? सामान कहाँ है? आखिर हो क्या रहा है? कमांडर क्रोधित और हैरान था। इस पल कई आकृतियां चमकती हुई सामने आईं। छाया में छिपे रॉयल डार्क गार्ड्स ने अंततः खुद को दिखाने का साहस किया। अर्जुन सेन के हाथों में भयानक घातक हथियार देखकर डार्क गार्ड्स का सरदार भयभीत और अविश्वासी हो गया। उसके दिल में हजारों लहरें उठ रही थीं। उसने अर्जुन सेन को जागीर छोड़ने से रोकने के लिए खुद को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी नहीं। वास्तव में उसे राहत भी मिली। राहत की बात यह थी कि शाही चिकित्सक की जल्दी मृत्यु हो गई और उसे आकर जवाब देने का समय नहीं मिला, वरना। क्या ये तुम हो? सेनापति ने गंभीर चेहरे से डार्क गार्ड्स के सरदार की ओर देखा, खाली सेन मैनर की ओर इशारा करते हुए गुस्से से पूछा, तुम महाराज के आदेश पर सेन परिवार पर नजर रख रहे थे। तुम ही बताओ क्या हो रहा है? सेन परिवार के सदस्य कहाँ हैं? खजाने में सोना, चांदी और गहने कहाँ हैं? चीजें कहाँ हैं? दुनिया में क्या चल रहा है? डार्क गार्ड्स के सरदार ने जटिल भाव से आसपास का जायजा लेते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, सेन मैनर की सारी चीजें अर्जुन सेन ने सुबह खजाने में ले जाने का आदेश दिया था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे अचानक क्यों गायब हो गए। मुझे सच में नहीं पता। इतनी सारी चीजें हैं कि उनका निगरानी से बचना नामुमकिन है। मुझे सच में नहीं पता कि वे अचानक कैसे खाली हो गए। और अर्जुन सेन और बाकी लोग पहले ही जागीर से भाग चुके हैं। वे शायद अब न्यायिक समीक्षा न्यायालय की जेल की ओर जा रहे हैं। क्या जागीर से भाग गए? सेनापति ने हाथ में लंबी तलवार कस ली, क्रोधित होकर, एक डार्क गार्ड होने के नाते तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं?
क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने महाराज के महत्वपूर्ण मामले को बर्बाद कर दिया है? डार्क गार्ड्स का प्रमुख भी उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन वे अजीब जानलेवा हथियार बहुत ही डरावने थे। यद्यपि उसके पास किंग बोंग था, लेकिन जिस गति से वे चीजें मारती थीं वह निश्चित रूप से उसके किंग बोंग से कहीं अधिक तेज थी। संभवतः उसे प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला होगा, इससे पहले कि वह एक लाश बन जाए। डार्क गार्ड्स के प्रमुख ने जितना अधिक ये सोचा, उसकी आंखों की गहराई से एक छिपा हुआ डर उभर आया, और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी 2 रंगों से कमज़ोर हो गई। ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें नहीं रोका, लेकिन सेन परिवार के पास अद्वितीय हत्यारा हथियार हैं।